नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल जुस्तजू थी ख़ास, जिसकी मुसन्फ़ा ज़ीनिया शर्जील है। ये उसकी 5वीं और सेकंड लास्ट एपिसोड है। मैं चाहती तो इसको अभी लास्ट कर देती, बट मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और मैं चाह रही हूँ कि इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दूँ। एक अभी आप लोगों को सुना दूँ और लास्ट जो पार्ट है वो आप लोगों को कल दे दूँ। तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। कल आप लोगों को कोशिश है कि जल्दी मिल जाए। इसके अलावा अब मंडे से मेरे पेपर स्टार्ट हैं। आज जुमा है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि बहुत मुश्किल है। सारा सिलेबस मैंने पढ़ा है ना, अब भी मैंने पढ़ा है सारा कुछ और मुझे इतना मुश्किल लग रहा है। खैर इंशाल्लाह हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो खैर हम बगैर किसी देर के आज इस नावल को स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाह रही हूँ। दरवाजे पर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। रमला अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े शेरदिल को देखती हुई बोली। साथ ही उसने अपना मोबाइल भी साइड पर रख दिया। वो काफ़ी देर से मिशी को कॉल मिला रही थी, मगर उसका नंबर 2 दिन से ही मुसलसल बन जा रहा था। क्या हुआ था मेरे पीछे? हानिया का मूड इस कदर ख़राब क्यों है? ऐसा नहीं हो सकता कि उसके ख़राब मूड के पीछे कोई वजह ना हो। शेरदिल रमला के कमरे में आता हुआ रमला से पूछने लगा तो वो ताज्जुब करती शेरदिल से बोली, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। शाम में उसे शॉपिंग मॉल जाना था, अजीज़ और साइमा के लिए गिफ्ट वगैरह लेने के लिए। तो इत्तेफाक से मेरी गाड़ी ख़राब थी तो नज़ीर उसके लिए टैक्सी ले आया, मगर तब तक तो उसका मूड बिल्कुल ठीक था। रमला शेरदिल को देखती उसे हानिया के बारे में बताने लगी, मगर शेरदिल उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। ये मेरे इन हाथों को देखिए, इनमें मौजूद लर्जिश देख रही हैं आप? आपको अंदाज़ा नहीं, बिल्कुल ऐसे ही इस वक्त मेरे दिल की कैफियत है। वो ये बच्चा नहीं चाहती और मेरे समझाने पर वो मुझे छोड़ने की बात कर रही है। आप मुझे बताइए, मेरे लिए ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं उसको छोड़ दूँ? शेरदिल जीना तो छोड़ सकता है मगर उसे नहीं। ये बात आखिर वो क्यों नहीं समझ पाती? आपकी बेटी है ना वो, मगर आप मेरी भी कैफियत अच्छी तरह समझती होंगी। प्लीज़ उसे बताइए कि मैं अपने बच्चे को या उसे छोड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकता। इस वक्त रमला से बात करते हुए शेरदिल की बेबसी अरूज पर थी। हानिया की बात पर वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, जिसका अंदाज़ा रमला खुद शेरदिल की बेचैन कैफियत से लगा चुके थे। शेर रिलैक्स, क्या हो गया है तुम्हें? वो तुम्हें नहीं छोड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। संभालो खुद को, यहाँ बैठो, तुम्हें मैं एक बात बताती हूँ। देखो बेटा, जैसे इन दिनों उसकी तबीयत चल रही है, इसमें लड़की के मूड ऐसे ही स्विंग होते हैं। कभी चिड़चिड़ापन, कभी उदासी, कभी गुस्सा। ऐसी कंडीशन में ऐसे ही पीरियड से गुजरती हैं तमाम लड़कियाँ। तुम बिला वजह टेंशन ले रहे हो, गुस्से में उसने ऐसा ही बोल दिया होगा। तुम सीरियस मत लो उसकी बात को। रमला शेरदिल को नॉर्मल हालत में लाने के लिए बोलने लगी, वरना उसके चेहरे पर अनजाना खौफ देखकर वो खुद भी परेशान हो चुकी थी। आप इतनी आसानी से बोल रही हैं कि मैं उसकी बात को ना सोचूं। मेरी तो पूरी ज़िंदगी दाव पर लग गई है उसकी बात सुनकर। आप हानिया से बोलें, उसे समझाएं कि शेरदिल उसकी किसी बात से इनकार नहीं करेगा, कोई बात नहीं टालेगा, लेकिन वो मुझसे ऐसी बातें हरगिज़ ना करे जिसके बाद मुझे अपने जीने का मकसद बेकार लगने लगे। आप कह रही हैं कि उसकी बातों को सीरियस ना लूँ? एक उसी को तो अपनी ज़िंदगी में सीरियस ले लिया है। आप समझ रही मेरी बात? आप मुझे शेर कहती हैं, दुनिया के लिए मैं शेर ही हूँ, बिल्कुल शेर जैसी तबीयत और ताकत रखता हूँ, मगर हानिया के लिए मेरा दिल शेर के जैसा मजबूत नहीं है। वो न जाने और भी क्या कुछ बोल रहा था। रमला कमरे के दरवाजे पर खामोश खड़ी हानिया को देखने लगी, जो शेरदिल की बातें सुन रही थी। अच्छा ही था, वो शेरदिल की बातें खुद सुन चुकी थी। रमला के दरवाजे पर देखने की वजह से शेरदिल खुद भी पीछे मुड़कर देखने लगा। वो हानिया को वहाँ मौजूद पाकर चलता हुआ उसके पास आया। हानिया जब से उसकी सुर्ख आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखने लगी। कमरे में चलो, बात करनी है तुमसे, हानिया आहिस्तगी से बोलती हुई एक नज़र रमला पर डालकर वापस कमरे में चली गई। शेरदिल खुद भी हानिया के पीछे अपने कमरे में जाने लगा। शेरदिल बेड पर बैठा हुआ खामोशी से हानिया को देख रहा था, जैसे वो खामोशी से उसका चेहरा देख रही थी। उसकी यही हालत देखकर वो कमज़ोर पड़ जाती थी। अपने दिल को लाख मलामत कर ले, उसके बावजूद उसका दिल इस शख्स की तरफ माइल होने लगता। क्या कुछ बोलने जा रहे थे मामा के आगे तुम? एक मर्द होकर इस तरह बेबसी का इजहार करोगे? हैरत हो रही है मुझे तुम पर। हानिया सच में उस जवान मर्द पर हैरत करती हुई बोली तो शेरदिल अपने दोनों हाथों में हानिया का चेहरा थाम लिया। एक खुदा की ज़ात के अलावा दुनिया की कोई ताकत मुझे ना तो अपने सामने झुकाने पर मजबूर कर सकती है, ना मैं किसी दूसरे के सामने बेबस हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा मामला दूसरों से मुख्तलिफ है। हानिया प्लीज़ आइंदा कभी भी मुझे छोड़ने की बात मत करना। मेरा बच्चा और तुम्हारी ज़ात मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। तुम दोनों के बगैर मैं कुछ भी नहीं। अगर दोबारा कभी तुम्हारे दिल में मुझे छोड़ने का ख्याल आए तो सीधा सीधा मेरी जान ले लेना अपने हाथों से। शेरदिल की बात पर हानिया ने उसका चेहरा भी अपने हाथों में थाम लिया। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, अगली बार मैं तुम्हें छोड़ने की बात करने की बजाय अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँगी और मुझे यकीन है तुम आगे से सवाल तक नहीं करोगे, है ना?
हानिया बोलती हुई ऐसे हंसी जैसे उसने अपनी बात को मजाक का रंग दिया। हानिया के नॉर्मल होने पर शेरदिल ने इत्मीनानियत का इजहार करते हुए अपने होंठों से हानिया के माथे को छुआ। सवाल तो दूर की बात, आइंदा कभी ऐसा मौका आया जब तुम्हें शेरदिल की जान चाहिए हो तो शेरदिल उफ तक नहीं करेगा तुम्हारे आगे। शेरदिल के बात पर हानिया ने उसके चेहरे से अपने हाथ उठाए। मैंने ऐसा मजाक में बोला था, मैं क्यों लेने लगी तुम्हारी जान? हानिया के सीरियस होकर बोलने पर शेरदिल मुस्कुराया। उसने अपने दोनों बाजू खोले, उसके बाजू में हानिया समा गई। शेरदिल हानिया के नाजुक वजूद को बाहों में भरकर बेड पर दराज हो गया। इससे पहले वो हानिया के चेहरे पर झुकता हानिया बोल पड़ी, थोड़ी देर पहले तुमने बोला था तुम मेरे लिए कार और ड्राइवर का अरेंज करोगे। कल सुबह मुझे अपने लिए न्यू कार और साथ में ड्राइवर भी चाहिए। कुछ सोचकर हानिया शेरदिल को देखती हुई बोली, कल सुबह तुम्हारे जागने से पहले तुम्हें तुम्हारी गाड़ी बामा ड्राइवर के घर के पोर्च में मिलेगी। और कोई हुक्म? शेरदिल मोहब्बत लुटाती हुई नज़रों से हानिया को देखता हुआ पूछने लग गया। उसका बस नहीं चलता कि दुनिया के सारे खजाने, तमाम खुशियों का ढेर अपनी जान से प्यारी बीवी के कदमों में लगा देता। दूसरा हुक्म यह है कि तुम जाकर मामा के साथ डिनर कर लो। मैंने शाम में स्नैक्स ले लिए थे, अब डिनर नहीं कर सकती, बस रेस्ट करूंगी। हानिया शेरदिल की नज़रों को पहचान कर उसे उसके इरादे से बाज रखने के लिए बोली। वो इस वक्त शेरदिल की कुर्बत नहीं बल्कि तन्हाई चाहती थी। थोड़ी देर पहले तुम अपने गुस्से से मेरा खून खुश कर चुकी हो, अब मुझे थोड़ा सा मेरे लिए वक्त दो, इसके बाद सो जाना, फिर मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा तुम्हें। शेरदिल हानिया के चेहरे पर नज़रें टुकाए उसे बोला। वो उसका जवाब सुने बगैर हानिया की गर्दन पर झुक गया, जबकि हानिया का ध्यान अपने ऊपर झुके शेरदिल के बजाय अपने मोबाइल की स्क्रीन पर था, जिस पर हसाम के नंबर से मैसेज आया था। उसने कल मुलाकात की जगह मैसेज में बताई थी। शेरदिल अब बस करो, आराम करने दो मुझे, मैं थक चुकी हूँ। शाम का मैसेज पढ़ने के बाद हानिया अपने लहजे में बेजहारियत जाहिर करती बोली। शेरदिल ऐसे ही उसकी ज़ात में मदहोश होकर गाफिल हो जाता था, जिस पर कभी कभी हानिया उकता जाती। हानिया के बोलने पर शेरदिल उसका एहसास करके पीछे हट गया। वो खुद बेड पर लेटकर हमेशा की तरह हानिया का सर अपने सीने पर रखता हुआ उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगा, क्योंकि वह जानता था कि यह अमल हानिया को पुरसकून करता है। कल कहीं जाना है तुम्हें? शेरदिल की चलती हुई अपने बालों में उंगलियों को महसूस करके वो पुरसकून होती उसके सीने पर लेटी थी, तभी शेरदिल की आवाज़ पर चौंकी। हाँ, एक दोस्त है, उससे मिलना है। तुम क्यों पूछ रहे हो? हानिया उसके बगैर सीने से सर उठाए बगैर शेरदिल की पूछने लगी। शायद उसके इतने अर्जेंट गाड़ी मंगवाने पर वो पूछ रहा था। वैसे ही पूछ रहा था, बस ध्यान से जाना, अपने साथ शेरू का ख्याल रखना। शेरदिल के बोलने पर हानिया कंफ्यूज होकर उसके सीने से सर उठाती हुई शेरदिल को देखने लगी, जैसे पूछना चाह रही हो ये शेरू कौन सी मखलूक है। शेरदिल की आंखों के इशारे पर वो अपने पेट की तरफ देखकर शेरदिल को घूरती बोली, तौबा है शेरदिल, इससे ज़्यादा कोई अजीब नाम तुम्हारे दिमाग में नहीं आया? हानिया शेरदिल से बोलती हुई दोबारा उसके सीने पर सर रखकर लेट चुकी थी। शेरदिल उसकी बात पर हंसता हुआ दोबारा उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। शेरदिल, तुम्हें मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा कौन सा कलर अच्छा लगता है? मतलब मैं तुम्हें कौन से रंग में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट लगती हूँ? हानिया के सवाल पर शेरदिल के हाथ रुके, फिर वो सोचता बोला, ब्लैक कलर के ड्रेस में तुम्हें देखकर दिल चाहता है दुनिया के सारे मंजर नज़रों से सामने से गायब हो जाए और मैं बस तुम्हें देखता रहूं। और जब तुम रेड कलर में हो तब मेरे दिल में ख्याल आता है, शायद ही इस दुनिया में मेरी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत कोई दूसरी लड़की हो सकती है। मगर बात सारी इन दोनों रंगों पर ख़त्म नहीं होती, हर रंग में तुम मुनफरिद लगती हो। बताओ, तुम्हें कल येलो कलर में तुम्हें देखकर मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहा था? शेरदिल अपनी ही रो में बोलता हुआ हानिया से पूछने लगा, जिस पर हानिया जल्दी से बोली, नहीं प्लीज़, अभी बिल्कुल नहीं, बताओ, बाकी के रंगों का मैं बाद में सुन लूँगी, अभी मैं सोना चाहती हूँ। हानिया की नींद से भरी आवाज़ सुनकर शेरदिल खामोश हो गया ताकि वह सुकून से सो जाए, जबकि नींद में जाने से पहले हानिया सोच चुकी थी कल उसे रेड और ब्लैक कलर के कम्बिनेशन के ड्रेस में हसाम से मिलने के लिए जाना था। खाना मिलेगा या आज भी कल की तरह सारा दिन बिस्तर तोड़ने का इरादा है? कल की बानिस्बत आज उसके चेहरे पर सूजन कम हुई थी, बुखार की शिद्दत में भी कमी आई थी। अलबत्ता सारा जिस्म अभी तक परसों वाली मार से दुख रहा था। दिलावर की आवाज़ पर मिशी ने बिस्तर पर लेटे लेटे उसकी तरफ देखा, मगर वो मिशी के चेहरे पर नज़र डाले बगैर दूसरे कमरे में चला गया। परसों रात को वो उसे अपने साथ शहर लेकर आया था, क्योंकि दिलावर का बाप मिशी जैसी बदकिरदार लड़की को अपने घर पर रखने के लिए तैयार नहीं था, जबकि दिलावर मुकम्मल तौर पर उलझ चुका था। मिशी की हरकत की वजह से ना तो वो मिशी को अपने साथ रखने पर खुश था, ना ही वो उसे उसके भाई के घर छोड़ सकता था, वरना शेरदिल मिशी का नया कारनामा सुनकर उसकी जान ले लेता। जान लेने की कोशिश तो परसों रात उसने भी की थी, मगर जरिश के याद दिलाने पर कि वो उसकी मोहब्बत है। दिलावर मिशी को ज़िंदगी बख्श चुका था, मगर खुद मिशी की हरकत पर उसको बख्शने के लिए तैयार नहीं था। ये शेरदिल का ही दिया हुआ घर था, जहाँ दिलावर मिशी को अपने साथ लाया था। कल से उसे बुखार था, सारा दिन मिशी को अपना होश नहीं था। खुद दिलावर भी उसे यहाँ लाकर उससे बिल्कुल लाताल्लुक हो गया था।
कल मिशी सारा दिन बिस्तर पर लेटी रही, मगर आज दिलावर किचन का सारा सामान उठा लाया था। मिशी हिम्मत करती हुई किचन में आई, जहाँ शेल्फ पर ढेर सारी सब्जियाँ, दालें, गोश्त और फलों के अलावा दीगर अशिया मौजूद थी। मिशी आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को फ्रिज और कैबिनेट में रखने लगी। हाथ तेज़ी से चलाओ जैसे तुम्हारी ज़ुबान चलती है, फिर खाना भी बनाना है तुमने। दिलावर की आवाज़ पर मिशी दहलीज पर खड़े दिलावर को देखने लगी। उसने परसों दिलावर का जो रूप देखा था वो उस दिलावर से बिल्कुल मुख्तलिफ था जिसे वो हमेशा से देखती आ रही थी। मैं खाना कैसे बना सकती हूँ? मुझे नहीं मालूम खाना कैसे बनता है, मिशी दिलावर को देखते हुए बोली। उसे तो अंडा तक उबालना नहीं आता था, फिर वो खाना कैसे बना लेती? मिशी की बात सुनकर दिलावर चलता हुआ उसके पास आया और अचानक उसने मिशी के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया, जिस पर मिशी के मुंह से कराह निकली। गैर मर्दों के साथ दोस्तियाँ करना आती हैं, मगर शरीफ लड़कियों की तरफ घरदारी करते हुए जान निकलती है तुम्हारी। दिलावर उसके बालों को मुट्ठी में दबोचे बिना उसकी तकलीफ का एहसास करता बोला। दिलावर का फेंका हुआ नश्तर मिशी को अंदर तक जख्मी कर गया। बाल छोड़ो, मेरे दर्द हो रहा है मुझे, मिशी आंखों में आंसुओं के साथ दिलावर से बोली। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि दिलावर उसके साथ ऐसा सलूक करेगा। मिशी के बोलने पर दिलावर उसके बालों को मजीद सख्ती से पकड़ता हुआ बोला, खाना कौन बनाएगा, जवाब दो पहले। दिलावर उसके दर्द और आंसुओं की परवाह किए बगैर एक बार फिर मिशी से पूछने लगा। मैं कोशिश करती हूँ खाना बनाने की, मिशी ने सिसकते हुए बोला। तो दिलावर ने झटके से उसके बालों को छोड़ा। मिशी का सर कैबिनेट पर लगते लगते बचा। कोशिश नहीं करनी है, खाना बिल्कुल ठीक बनना चाहिए, वरना तुम्हारी अड़ियों का सुरमा बना दूंगा। तुम वो लड़की हो ही नहीं जिसे किसी भी काम में रियायत दी जाए। तुमने अपने भाई की इज्जत नीलाम की, मैंने उसके बावजूद तुमसे निकाह किया। तुम्हें प्यार और इज्जत देनी चाहिए, मगर तुमने अपनी आदत नहीं छोड़ी। मेरे घर पर मेरे पीठ पीछे नए आशिक से मिलती रही। नफरत हो रही है मुझे खुद से, जो मैंने तुम जैसी घटिया लड़की से मोहब्बत की। मेरा बाप बिल्कुल सही कह रहा था, तुम जैसी लड़की को जिंदा दफन कर देना चाहिए। उस दिन तुम्हारा भाई भी बिल्कुल सही करने वाला था तुम्हारे साथ। अपनी परसों वाली हरकत से तुम मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत और इज्जत दोनों चीज़ें खो चुकी हो। अगर आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं अब सच में जान ले लूँगा तुम्हारी। दिलावर मिशी से बोलता हुआ किचन से बाहर चला गया। मिशी आंख के आंसू साफ करती हुई सोचने लगी कि वो खाने में क्या बनाए। खाने में जैसे जैसे उसने आलू की सब्ज़ी बना ली थी, जो दिलावर ने खामोशी से खाई, जबकि मिशी की जान खुश्क हो रही थी क्योंकि आलू सही से नहीं गले थे, उसमें नमक तेज़ हो गया था। शायद उसकी तबीयत खराबी की वजह से दिलावर खामोशी से खाना खाता रहा, मगर उसने एक बार भी मिशी से नहीं पूछा कि उसने खाना खाया है या नहीं। खाने के बाद उसने मिशी से चाय बनाने का कहा तो वो दिलावर के लिए चाय बनाकर उसके कमरे में लाए। दिलावर आंखें बंद किए बेड पर लेटा हुआ था। चाय, मिशी की आवाज़ पर वो आंखें खोलकर उसे देखने लगा। चाय का घूंट भरकर बताओ कि ये सही बनी है, दिलावर उसे हुक्म देता हुआ बोला। तो मिशी ने चाय का घूंट भरा। चाय अच्छी खासी शहद हो रही थी। मीठी हो गई, मैं दोबारा बना कर लाती हूँ, मिशी उसके चेहरे के संजीदा तासुरात देखती हुई बोली। चाय का कप मेज़ पर रख दो और कल से कोशिश करना कि सही तरीके से हर चीज़ बनाऊँ। मिशी को महसूस हुआ वो उस पर तरस खाकर उसकी जान बख्श रहा था। मिशी दिलावर की बात सुनकर उसके कमरे से निकलने लगी। कहाँ जा रही हूँ? यहाँ आकर पाँव दबाओ मेरे। दिलावर की बात पर मिशी खामोशी से उसका चेहरा देखने लगी। वहाँ खड़ी रहकर शक्ल मत देखो मेरी, जो कहा है वो करो। दिलावर की आवाज़ पर मिशी दिलावर के कदमों के पास बेड पर बैठ गई। इतनी देर से खड़े रहकर उसके अपने पाँव दुख गए थे। वो दिलावर के पाँव देखने लगी जो दिलावर उसके बैठने पर मिशी की गोद में रख चुका था। डुबडुबाई आंखों के साथ वो दिलावर के पाँव दबाने लगी। एक वक्त वो था जब वो उसे हकीर फ़कीर और भाई का मुलाजिम समझकर अपने काम करवाती थी, और आज उस पर क्या वक्त आ चुका था। दिलावर आंखें बंद करके बेड पर लेटा हुआ था। वो जानता था कि मिशी इस वक्त अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, मगर वो परसों वाले वाक़े के बाद भी अगर उससे नरमी बरतता तो खुद को नामर्द महसूस करता। इतना कुछ वो लड़की अपने साथ कर चुकी थी, तब भी वो इन बातों से सबक लेने की बजाय नई यारियाँ लगाने से बाज नहीं आई थी। परसों वाले किस्से का सोच कर दिलावर का खून मुसलसल 2 दिन से खौले जा रहा था। अचानक उसका मोबाइल बजने लगा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक है। जी मिशी का मोबाइल ख़राब हो गया, तभी आपसे रब्ता नहीं कर सकी होगी। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। दरअसल इस वक्त वो जरिश के साथ उसकी सहेली के घर गई है। वापस आ जाए तो बात करवाता हूँ आपसे। जी मैं भी सोच रहा हूँ उसे यहाँ अपने साथ ले आऊँ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। दिलावर की बातों से साफ लग रहा था कि उसके पास आने वाली कॉल रमला की थी, जिससे दिलावर खुद ही बात करके मोबाइल साइड पर रख चुका था। अब वो मिशी की गोद से पाँव हटाकर उठकर बैठ गया और मिशी का बाजू ज़ोर से दबोचा। थोड़ी देर बाद मेरे सामने अपनी माँ से बात करूँगी तुम। अगर किसी को भी खबर हुई है, शक गुजरा कि तुम यहाँ मेरे साथ शहर में मौजूद हो, तो खाल खींच डालूंगा तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी। दिलावर मिशी को बाजू से पकड़कर उसे धमकाता हुआ बोला, मगर मिशी दिलावर के लहजे उसके रवैये को नज़रअंदाज करती रोती हुई दिलावर के सीने से लग गई, जिस पर दिलावर बिल्कुल गंग रह गया। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ दिलावर, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा सलूक मत करो, वरना मैं मर जाऊँगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ?
तुम तो मोहब्बत करते हो मुझसे। मिशी उसके सीने से लगकर आंसू बहाती हुई दिलावर से बोली तो दिलावर ने मिशी को खुद से जुदा करते हुए सख्ती से मिशी के जबड़े पकड़ते उसका मुंह दबोचा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मैं अपनी इज्जत बना चुका हूँ और मेरी इज्जत पर कभी हर्फ नहीं आने देना। क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ फिर इस तरह? जानती हो कितनी बड़ी तकलीफ दी है तुमने मुझे। ख़त्म कर चुकी हो तुम मेरे दिल से अपने लिए मोहब्बत और अपना मकाम। दिलावर गुस्से में मिशी को बोलता हुआ उसका मुंह झटक कर बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आकर बेडरूम नहीं देखोगी? हसाम के बोलने पर हानिया आहिस्ता कदम उठाती उसके बेडरूम में चली है। कल हसाम के बेहद इसरार करने पर वो इसकी बात मानते हुए आज उसके घर आई थी। सामने दीवार पर बड़ी हसाम और महरीन की तस्वीर देखकर हानिया को गुस्सा आने लगा। इस वक्त जितना गुस्सा तुम्हें इस तस्वीर को देखकर आ रहा है, अब उससे ज़्यादा गुस्सा मुझे इस तस्वीर को देखकर आता है। काश इस तस्वीर में महरीन की जगह तुम होती तो आज मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी होती। सर्द आह भरकर बोलता हुआ हसाम हानिया को देखने लगा। हानिया हसाम की बात पर उसको देखती हुई उसके बेडरूम से बाहर निकल गए और चलती हुई सिटिंग एरिया में आ गए। 5 माह पहले वो हसाम से मिली थी, तब हसाम ने उससे अपने किए की माफ़ी मांगी थी। इसके बाद उसका और हसाम का मोबाइल कॉल्स पर बातों का सिलसिला चल निकला। वो हसाम के बेहद इसरार पर 3 से 4 मरतबा और भी हसाम से मिलने आई थी, मगर आज उसके घर हसाम के बुलाने पर पहली बार आई थी। तुम्हारा घर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत भी, हानिया सोफे पर बैठकर हसाम से बोली तो हसाम हानिया के पास आकर सोफे के नीचे उसके कदमों में बैठ गया। मुझे इस बड़े घर से और मैरीन से कोई गर्ज नहीं हानिया। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल कर जो गलती कर चुका हूँ उस पर अब बेहद पछता रहा हूँ। हसाम हानिया के कदमों में बैठा हानिया को एक बार फिर बताने लगा कि वो उसके बगैर अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं था। इन 5 माह में वो हानिया से यही बातें करता आया था कि इस दिन अपनी इज्जत को शेर दिल के हवाले करके वो सख्त नादिम था। हानिया को इस हालत में प्रेग्नेंट देखकर वो अफसोस करता। अपनी गलती पर पछताने की बजाय तुम अपनी गलती को अब भी सुधार सकते हो हसाम। हानिया के यूं अचानक बोलने पर हसाम के ऊपर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े गए। आखिर को 5 माह से वो उसके मुंह से ये जुमला सुनने का मुंतज़िर था। गलती सुधारने का मतलब यही ना कि मैं मेरीन को छोड़ दूँ और तुम शेर दिल को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी। यही बोलना चाहती हो ना तुम हानिया? तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हसाम हानिया के बोलने पर जज्बाती सा हो गया था। उसने जज्बातीपन का मुजाहरा करते हुए हानिया के हाथों को थामना चाहा, मगर हानिया के आंखें दिखाने पर उसने जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था तुम्हारे मुंह से इस तरह का जुमला सुनकर। हसाम हानिया से बोलता हुआ अपने हाथ पीछे करके थोड़ा खुद भी पीछे होकर बैठा। इन 5 माह में हानिया ने उसे खुद को छूने नहीं दिया था, क्योंकि वो शेर दिल के निकाह में थी और ऐसा काम करके वो खुद गुनाह का मरकज़ नहीं बनना चाहती थी, जो हसाम उसे अपने नकाह में रखकर शेर दिल के हवाले करके कर चुका था। बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आगे का सोच लिया तुमने हसाम। मेरा शेर दिल से लैदगी इख्तियार करना, तुम्हारा मैरीन को तलाक देना, ये सब तो काफ़ी बाद के मामलात हैं। पहले तो तुम्हें मुझे यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, कितना यकीन है तुम्हें मेरा। असल में यही तो एक रिश्ते को निभाने की बुनियादी चीज़ें होती हैं, हानिया शाम को जताती बोली तो शाम उसे एकदम बोल पड़ा। हानिया, यकीन करो मुझ पर, मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे दूँगा, शेर दिल से ज़्यादा खुश रखूँगा मैं तुम्हें। हसाम हानिया को अपना यकीन दिलाता हुआ, यानी चांद और तारे तोड़कर लाओगे मेरे कदमों में रखने के लिए? हानिया हसाम से पूछने लगी। हसाम के लिए बहुत मुश्किल काम बोल दिया हो उसने। हसाम की शक्ल यूँ बन गई। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हसाम हानिया को मुस्कुराता हुआ देखकर जज्बाती होकर बोला, क्योंकि हानिया इस बात के बदले उससे राज़ी होने वाली थी जो वो चाहता था। हानिया उसकी बात पर दोबारा मुस्कुराई। फिर तो तुम्हारे ये और ज़्यादा आसान होगा अपना ये घर मेरे नाम करना और अपनी सारी प्रॉपर्टी भी। हानिया के बोलने पर हसाम एकदम बुरी तरह सटपटा गया। तुम्हारा मतलब ये कि मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम? हसाम को थोड़ा धचका भी लगा, उसे समझ में नहीं आया वो हानिया को क्या बोले। तभी हसाम की शक्ल पर 12 बजते देखकर हानिया हंस दी। अचानक हानिया के मोबाइल पर शेर दिल की कॉल आने लगी, जिसे मुस्कुराते हुए उसने रिसीव कर लिया। तो मिस्टर शेर दिल का दिल नहीं लग रहा आज ऑफिस में मेरे बगैर? मुस्कुराकर दिल फरेब अंदाज में बोला गया जुमला हानिया को पूरा यकीन था शेर दिल को अंदर तक खुशगवारी का एहसास बख्श गया होगा। आज सच में मेरा दिल ऑफिस में नहीं लग रहा, क्योंकि रात में तुम जल्दी सो गए थे, मुझसे रोज़ की तरह बातें किए बगैर। यार, मैं पूरे दिन में एक रात को ही तो तुमसे तुम्हारा थोड़ा सा वक्त मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे नज़रअंदाज मत किया करो, क्योंकि मेरा अगला दिन फिर ज़रा सा भी अच्छा नहीं गुजरता। शेर दिल की बात पर हानिया खूबसूरत से अंदाज में मुस्कुराई। उसकी खनकती हुई हंसी को हसाम बस देखता रह गया। मुझे एहसास दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मुझे अंदाज़ा है तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो और मेरी किसी बात पर रद्द नहीं कर सकते। इसी खुशी में ऐसा करते हैं कि आज लंच बाहर करते हैं एक साथ। अरे नहीं, आज तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुमने कल बताया था।
हानिया अपना बनाया हुआ प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट मीटिंग का बोलकर अफसोस करती हुई खुद ही कैंसिल कर चुकी थी। तब हसाम को स्पीकर से शेरदिल की आवाज़ सुनाई थी, जो लम्हात मैं तुम्हारे साथ गुजारता हूँ वो सबसे ज़्यादा अहम है मेरे लिए। उसके आगे मीटिंग कोई मायने नहीं रखती। आज की मीटिंग कैंसिल और हम दोनों की डेट कंफर्म। मैं बुकिंग करवा रहा हूँ तुम्हारे पसंदीदा होटल में। शेरदिल खुश होता हुआ मोबाइल पर हानिया से बोला, तुम एक मामूली से लंच के पीछे करोड़ों की मीटिंग कैंसिल कर रहे हो, वो भी अपनी बीवी के लिए। ये अक्लमंदी नहीं है मेरे ख्याल में। हानिया मोबाइल पर शेरदिल से बोलती हुई जताती नज़रों से हसाम को देखने लगी। मेरे लिए मीटिंग ज़्यादा अहम नहीं, तुम्हारी खुशी मुझे ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं मेरी मोहब्बत भी हो। शेरदिल का लहजा मोहब्बत में गूंदा हुआ था, जिस पर हानिया मगरूर सी हो गई। और आपकी इसी अंदाज पर मिसेस शेरदिल आपसे इम्प्रेस होती है। वैसे शेरदिल, मिसेस आयला के पास जो डायमंड की रिंग थी, याद है ना? मैंने तुम्हें उसका डिज़ाइन भी दिखाया था पिक्चर में। हानिया अपने नाखूनों के शेप को देखती हुई शेरदिल से पूछने लगी। हसाम को अब उसने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया हुआ था। जो हसाम को थोड़ा महसूस हुआ, वो अभी तक हानिया के कदमों में बैठा हुआ था। सिर्फ रिंग नहीं, मैं तुम्हारे लिए पूरा डायमंड का सेट बनवा चुका हूँ, सेम उसी डिज़ाइन का ऑर्डर पर। मेरी जान, और भी कोई फरमाइश है तो हुक्म करो। तुम्हारा ये शौहर तुम्हारी हर बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हाजिर है। मोबाइल से बाहर शेरदिल की आती हुई आवाज़ पर हानिया हसाम का चेहरा देखने लगी, जो इस वक्त शेरदिल की गुफ्तगू सुनकर फीका पड़ चुका था। वो तो मुझे मालूम है, अगर मैं तुम्हें चांद और सितारे तोड़कर लाने का कहूँगी, तुम वो भी लाकर मेरे कदमों में रख दोगे। अच्छा, अब मैं कॉल बंद कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद लंच पर मिलते हैं। हानिया शेरदिल से बोलती उसकी कॉल काट चुकी थी। तभी उसके मोबाइल पर शेरदिल के 2 मैसेज आए। पहले मैसेज में शेरदिल पूछ रहा था कि वो अपनी कौन सी ऐसे दोस्त के सामने बैठी है जिसे ये सारी बातें सुनाकर उस बेचारी को जला रही है, जबकि दूसरा मैसेज वो मुस्कुराती हुई हसाम को दिखाने लगी। बिल्कुल ही दीवाना है शेरदिल तो, देखो मेरे लिए टेबल बुक करवाने के बजाय पूरा होटल बुक करवा लिया। खाली खाली मोहब्बत भरी बातों में नहीं टरकाता ये मुझे। ओके हसाम, मैं चलती हूँ, लंच के लिए रेडी भी होना है मुझे। हानिया हसाम से बोलती अपना बैग उठाती उसके घर से निकल गई। हसाम वहीं का वहीं बैठा रह गया। क्यों लेकर आया उसको वापस यहाँ? क्या चाहता है तुम? तेरी बीवी को देखकर मेरा खून खौलता रहे और मैं वक्त से पहले ही मर जाऊँ? घर में दिलावर के साथ कदम रखते मिशी के कानों में अपने ससुर की गुस्से भरी आवाज़ गूंजी, मगर उसने सर उठाकर उस तरफ नहीं देखा। वो यूं ही नज़र झुकाए दिलावर के पहलू में खड़ी रही। अंदर कमरे में जाओ। दूसरी आवाज़ दिलावर की थी। वो मिशी से मुखातिब था। मिशी खामोशी से उसकी बात मानती दिलावर के कमरे में जाने लगे तो सामने से आती जरिश पर उसकी नज़र पड़ी। उसे चंद माह पहले वाला मंजर याद आ गया। कैसे इस लड़की के झूठे इल्ज़ाम पर इस छत के नीचे उस पर जुल्म ढाया गया था। कैसी हैं भाभी आप? मिशी जरिश मिशी से बोलती हुई मिशी से मिलने के लिए उसकी जानिब बढ़ने लगी। तभी मिशी ने उसे अपनी तरफ बढ़ने से हाथ के इशारे से रोका तो जरिश शर्मिंदा से रुक गई, जबकि मिशी खामोश नज़र उस पर डालकर कमरे की तरफ बढ़ी। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा साईं? उसे कहा छोड़कर आता है अकेले। मेरा 2 दिन का क्या मैं यहाँ, आप फिक्र मत करिए। इन 2 दिनों में वो कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। शक्ल नहीं देखेंगी आप उसकी। दिलावर गुस्से में भरे अपने बाप को नरमी से जवाब देता हुआ बोला। पिछले हफ्ते से उसके बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो हमेशा अपनी तबीयत खराबी में काफ़ी बदमिजाजी का मुजाहरा करता था। कमरे के अंदर तक आती दिलावर की आवाज़ पर मिशी अपने गिर लपेटी हुई बड़ी सी चादर उतारने लगी। 4 घंटे का तवील सफ़र करने के बाद वो यहाँ पहुँची थी, इसलिए पाँव सीधा करने के घर से लेटने लगी। ये भी ठीक किया अपने साथ ले आया, कहीं तेरे पीछे दोबारा यारियां न गाड़ लेती मर्दों से। लेकिन यहाँ 2 दिन रहेगी तो मुफ्त में बैठकर नहीं खाएगी। जरिश सारा दिन घर के कामों में लगे रहती है। उसकी भी अपनी तबीयत ठीक नहीं है। अपनी बीवी से बोलकर खाना वहीं बनवाए। एक मरतबा फिर मिशी को अपने ससुर की आवाज़ सुनाई दी तो वो बेड पर लेटने के बजाय किचन का रुख करने लगे। 5 माह का अरसा गुजर चुका था उसे शहर में। दिलावर के हमरा रहते उसके और दिलावर के रिश्ते में 5 माह में ये तब्दीली आई थी कि दिलावर उसे सिर्फ ज़रूरत के वक्त मुखातिब कर लेता। वैसे ही मिशी भी उसे कोई ज़रूरी चीज़ मंगवानी हो या कोई ज़रूरी बात करनी हो तभी वो दिलावर से बात करती। दोनों के दरमियान ही लातल्की की दीवार दर आई थी। उन दोनों का सोना भी अलग अलग कमरे में होता। मिशी के बाहर जाने पर दिलावर ने सख्ती से पाबंदी लगाई हुई थी। वो ऑफिस भी बाहर से दरवाजे पर ताला लगा कर जाता। कपड़े सुखाने के अलावा टेरेस पर वो नहीं जा सकती थी। बिल्कुल वैसे ही वो हफ्ते बाद दिलावर के मोबाइल पर रमला से मुख्तसर से बात करती। उसने रमला को अपने हालात का बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया था। दिलावर के बोलने पर ना सिर्फ उसने घर का काम करना सीख लिया था, बल्कि खाना भी वो काफ़ी अच्छा बनाने लगी थी। उस दिन के बाद से दिलावर ने ना तो उस पर दोबारा हाथ उठाया था, ना ही किसी मर्द का ताना दिया था। बस उस पर कुछ पाबंदियाँ लगाई थी जिस पर मिशी खुद ही अमल करती है। अलबत्ता दिलावर ने अपनी अधूरी तालीम का सिलसिला जारी कर दिया था। सुबह ऑफिस, रात में पढ़ाई, बस यही उसका रूटीन था, जबकि मिशी का सारा दिन घर के कामों में गुजरता। आज सुबह दिलावर के मोबाइल पर जरिश की कॉल आई थी। तब उसे मालूम हुआ था कि उसके ससुर की तबीयत ठीक नहीं। तभी दिलावर उसे अपने साथ यहाँ ले आया था।
दोपहर का खाना दस्तरखान पर लगाकर वो अंदर अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसे अपने ससुर की आवाज़ सुनाई दी। सारा खाना जहर कर दिया, इतना तेज़ नमक, क्या मारना चाहती हो तुम हम लोगों को? अपने ससुर के गुस्से भरे लहजे पर मिशी के कदम वहीं थमे। वो पड़ती हुई हैरत से अपने ससुर को और फिर साथ बैठे दिलावर को देखने लगी, जिसके हाथ में नवाला मौजूद था। दिलावर ने अपने बाप की बात सुनते हुए हाथ में पकड़ा नवाला मुंह में रखा। सालन में नमक ठीक था, खाने का जायका बिल्कुल ठीक था। मिशी अभी भी खामोश खड़ी दिलावर की तरफ देख रही थी, जैसे वो अपने बाप की गलत फहमी दूर करेगा। नमक इतना तेज़ क्यों किया? ध्यान कहाँ था तुम्हारा खाना बनाते वक्त? दिलावर के सख्त लहजे में पूछे गए सवाल पर मिशी को हैरत का जोरदार झटका लगा। वो खुद खाना टेस्ट करने के बाद दस्तरखान पर लाई थी। नमक मिर्च सब बराबर था। वो सिर्फ अपने बाप की गलत बात को ऊपर रखने के लिए ऐसे बोल रहा था। मिशी को दिलावर के इस रवैये पर अफसोस होने लगा, जबकि जरिश अपने कमरे से बाहर निकलती हुई खामोश खड़ी तमाशा देखने लगे। बाप ने उसको सख्त घूरी से नवाजा कि अगर वो कुछ बोलती तो उसकी शामत आ जाती। कहाँ होगा इसका ध्यान? अपने आशिक का ही सोच रही होगी। तू अपने आराम से क्यों बात कर रहा है? इसकी चमड़ी उधेड़ डाल। मिशी के कुछ बोलने से पहले उसे अपने ससुर की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई थी। वो खौफजदा नज़रों से दिलावर को देखने लगी, जिसने गुस्से में स्टील का ग्लास मिशी के पाँव की तरफ फेंका, जिससे मिशी सच में सहम गई। यहाँ खड़ी मुझे आंखें मत दिखाओ, वरना दोनों दीदे बाहर निकाल दूंगा। जाओ कमरे में। दिलावर सख्त लहजे में उसे डांट कर बोला। तभी दिलावर का बाप दस्तरखान से उठा और सेन में रखा मोटा सा डंडा उठा लाया और दिलावर की तरफ बढ़ाता बोला, गलती करने के बावजूद तुझे आंखें दिखा रही है, सीधा कर इसे इस डंडे से, ताकि अगली बार अपने आशिक के ख्यालों में डूबने से पहले उसकी रूह तक कांप जाए। देख क्या रहा है दिलावरे, पकड़ डंडा और मर्दानगी दिखा। अगर आज तूने उसको रियायत दी तो ये गुल खिलाएगी कल को फिर से। बाप की बात सुनकर दिलावर गुस्से में बाप से डंडा लेता हुआ मिशी की तरफ बढ़ने लगा। नहीं दिलावर, मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने खाना बिल्कुल सही बनाया था, मैं झूठ नहीं बोल रही। मिशी दिलावर के जारहाना तेवर देखती है, मुंह खोलने पर मजबूर हुई। दिलावर ने मिशी की बात को रद्द करते मिशी के बालों को मुट्ठी में जोर से जकड़ा। हफ्ते बाद जब तक तुम्हारी मुरम्मत ना हो तब तक तुम ठीक से नहीं चल सकती। आज मैं तुम्हें सही का सबक दूंगा, कोई बीच में ना बोले। दिलावर ने आखिरी जुमला खास तौर पर जरिश की तरफ देखते हुए कहा, जो रोती मिशी को बचाने के लिए आगे बढ़ रही थी। मिशी के रोने माफ़ी मांगने की परवाह किए बगैर एक हाथ में डंडा पकड़े, दूसरे हाथों में मिशी के बालों को जकड़े दिलावर उसे अपने कमरे में ले जाकर फर्श पर धक्का देता हुआ अंदर से दरवाज़ा बंद कर चुका था। दिलावर, मेरा यकीन करो, मैंने खाना बिल्कुल ठीक बनाया था। मैं आइंदा कोशिश करूंगी तुम्हें और बाबा साईं को शिकायत का मौका ना दूं। प्लीज़ मुझे मारना नहीं। दिलावर के हाथ में मौजूद मोटा सा डंडा देखकर मिशी की रूह फना होने लगी। मिशी के बोलने पर दिलावर चेहरे पर सख्ती लिए उसकी जानिब बढ़ा तो डर के मारे मिशी बगैर कसूर के उससे माफ़ी मांगने लगी। दिलावर ने डंडा जोर से मिशी के पास मौजूदा कुर्सी पर मारा, जिससे मिशी के मुंह से चीख निकल गई। वो साख्ता आवाज़ रोने लगी। और जोर से रो, तुम्हारे रोने की आवाज़ बाहर तक जानी चाहिए, वरना आज मैं तुम्हारा हश्र बिगाड़ दूंगा। दिलावर ने मिशी को बोलते हुए नीचे फर्श से उठाकर बेड पर धक्का दिया। दिलावर, प्लीज़ नहीं, मुझे मत मारना। जैसे ही दिलावर ने हाथ में पकड़ा डंडा फिजा में बुलंद किया, मिशी एक बार फिर रोती हुई चीखी। दिलावर का हाथ वहीं रुक गया। मिशी खामोश होकर शुक्र अदा करने लगे, मगर मिशी के खामोश होने पर दिलावर ने डंडा जोर से बिस्तर पर मारा तो मिशी ने डर के मारे एक मरतबा फिर रोना शुरू कर दिया। ऐसे ही तेज़ आवाज़ में रो और बोलो कि मुझे मत मारो, वरना मैं सच में मार डालूंगा आज तुम्हें। दिलावर आहिस्ता आवाज़ में घराता हुआ मिशी का मुंह दबोचे बोला तो मिशी हैरत से उसे उसकी बात पर और रवैये पर देखने लगे। मिशी के खामोश होने पर दिलावर ने दोबारा हाथ में पकड़ा हुआ डंडा उसकी जानिब मारने के लिए बढ़ाया। मिशी दोबारा रोती उससे माफ़ी मांगने लगी। 3 से 4 मरतबा उसने डंडे को बेड की लकड़ी और बिस्तर पर मारा। मुझे मत मारो, मैं आइंदा नहीं करूँगी ऐसे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मिशी एक साइड पर बेड पर सुकड़ी बैठी बदसूर रोती बोले जा रही थी। बाहर खड़े अपराध यही समझ रहे थे जैसे दिलावर उसे सच में डंडे से मारा। दिलावर ने उसको एक बार भी नहीं मारा था, मगर वो कमरे से बाहर अपराध पर वाज़िया यहीं कर रहा था। मिशी को अपनी हालत पर सच में रोना आने लगा। थोड़ी देर मिशी को रोता बुरी तरह से सकता हुआ देखकर दिलावर उसका दुपट्टा उतारकर नीचे फर्श पर फेंकता हुआ चाक से उसकी कमीज़ फाड़कर उसके बाल खुलकर बिखेर चुका था। परसों हमें यहाँ से वापस निकलना है, तब तक बाबा साईं के सामने आने की या इस कमरे से निकलने की ज़रूरत नहीं है। दिलावर उसका आंसुओं से तर चेहरा और बिखरा हुआ उंगलियां देखकर बोला, डंडा वहीं फेंककर खुद कमरे से बाहर निकल गया। यहाँ कौन आया था मेरे पीछे? मैं तुमसे पूछ रही हूँ असाम, तुम किस लड़की को लेकर आए थे मेरे पीछे घर पर? रात में अपने मैके से आने के बाद महरीन सिटिंग एरिया में पड़ी एंग्लिट हाथ में दबाए गुस्से में हसाम से पूछने लगी, जो इस वक्त हानिया की बातों को सोच रहा था। दिमाग खराब नहीं करो मैरीन, प्लीज़ दूसरे कमरे में चली जाओ। इस वक्त मैं तुम्हारे मुंह लगने के मूड में हरगिज़ नहीं हूँ। हसाम मैरीन का चेहरा देखता हुआ बेजारियत भरे लहजे में उससे बोला, ये लड़की कहीं से भी इस काबिल नहीं थी कि उसको बीवी बनाया जाए। न जाने क्यों वो हानिया को तलाक देकर ऐसी लड़ाका और शकी तबीयत रखने वाली लड़की से शादी करके ये हमाकत कर बैठा था। मैं दूसरे कमरे में जाऊँ?
ज़रूर, मगर तुमसे सच उगलवाने के बाद बताओ किस बाजारी औरत को मेरे पीछे यहाँ घर पर लेकर आए थे? ये मत समझना कि मैं तुमसे बेखबर हूँ, सच बताओ मुझे। मैरीन ने गुस्से में बोलते हुए हसाम का गिरेबान पकड़ लिया, जिस पर हसाम ने तेज में आकर मैरीन के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। बाजारी औरत वो नहीं, तुम हो उल्लू की पट्टी। तंग आ चुका हूँ मैं तुमसे, इसलिए मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ। सुना तुमने? तलाक देता हूँ। अपने मुकम्मल होशो हवास में मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अब दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर रख दी थी तुमने इन 7 माह में मेरी। तुम जैसी औरत के पीछे मैंने हानिया को छोड़ा। अब मैं दोबारा उससे शादी करूँगा। सुना तुमने? वहीं आई थी इस घर में और अब हमेशा वहीं रहेगी इस घर में। बहुत जल्द वो अपने शौहर से तलाक लेकर मेरे पास आने वाली है। तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। निकलो मेरे घर से। हसाम गुस्से की शिद्दत में चीखता हुआ बोला और मैरीन को सख्ते के आलम में छोड़कर खुद दूसरे कमरे में चला गया। इन दिनों वो अपनी कैफियत को खुद समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो चाहती क्या है। अपनी ज़ात की तौहीन करने वाले शख्स हसाम से तो उसने अच्छा बदला लिया था। 2 हफ्ते पहले हसाम मैरीन को तलाक देकर अपनी प्रॉपर्टी और घर हानिया के नाम कर चुका था, जिससे हानिया के दिल में सुकून और ठंडक उतर आई थी। लेकिन अब मसला शेरदिल का था। शेरदिल ने भी तो उसके साथ कम बुरा नहीं किया था। फिर वो शेरदिल के मामले में आखिर क्यों इंसाफ से काम नहीं ले पा रही थी? आखिर क्यों शेरदिल के मामले में हानिया का दिल कमज़ोर और नरम पड़ जाता? अपनी इन्हीं सोचों में वो कल रात बिला वजह शेरदिल से बुरी तरह उलझ पड़ी थी। अपने दिल को सुकून देने के लिए उसने शेरदिल को न जाने कितनी बातें सुना डाली थी, कितने ताने दिए थे, जिस पर शेरदिल ने तहम्मुल से काम लिया था। वो खामोशी से हानिया की सारी बातें जब्त करके सुनता गया। जब हानिया अपने दिल की भड़ास निकाल कर थक गई तो शेरदिल सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाकर दूसरे कमरे में चला गया। मगर सुबह होने के साथ शेरदिल हानिया के कल रात वाले रवैये को भूलकर उससे वैसे ही मोहब्बत जता रहा था। हानिया हैरत सी उसको देखने लगी। वो दुनिया के मगरूर इंसान मशहूर था, मगर उसके लिए वो एक अलग किस्म की तबीयत रखता था। उसके इस तरह मोहब्बत जताने पर भी हानिया को उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। शाम में वक्त गुजारने के लिए उसने राशिदा को कह दिया था कि वो खुद रात में खाना बनाएगी। इस वक्त वो किचन में खड़ी कुकिंग में मसरूफ़ थी। तब उसके मोबाइल पर हसाम का मैसेज आया, जिसको पढ़ने के बाद हानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। बेवकूफ़ आदमी, अब देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। हानिया दिल में हसाम को मुखातिब करके अपना मोबाइल दोबारा शेल्फ पर रखती एक मरतबा फिर कुकिंग में मसरूफ़ हो गई थी। आज तो बहुत ही अच्छा मूड है, जब भी कुकिंग हो रही है। रमला हानिया को किचन में कुकिंग करते हुआ देख कर बोली। हानिया के मुस्कुराने पर उसने यही अंदाज़ा लगाया कि इस वक्त हानिया का अच्छा मूड है। अच्छा मूड नहीं है, अच्छा मूड बनाने के लिए कुकिंग कर रही हूँ। हानिया रमला को किचन में दाखिल होता देख कर कहने लगी, वाह भाई, चलो आज तो शेर का भी मूड अच्छा हो जाएगा। तुमने सारी डिशेज जो उसकी पसंद की बनाई है। मैं यही चाहती हूँ तुम दोनों एक साथ खुश रहो। रमला एक एक करके तमाम डिशेज के ढक्कन हटाती देखकर खुशी से बोली। ऑफिस से घर आता शेरदिल भी रमला का जुमला सुनकर मुस्कुराया। किचन में झांकता हुआ सलाम करके अपने रूम में चला गया। रमला भी हानिया के चेहरे के तासुरात को देखे बगैर किचन से जा चुकी थी। मेहनत से बनाए हुए सारे खाने ही शेरदिल के पसंदीदा थे। ये सुनकर हानिया का मूड दोबारा ख़राब होने लगा। राशिदा, यहाँ पर आओ जल्दी से। वो गुस्सा जब्त करती राशिदा को पुकारने लगी। जी बीबी जी, बोलिए। राशिदा फ़ौरन हानिया के बुलाने पर किचन में आती हुई बोली, ये सारा खाना बाहर ले जाकर अल्लाह वास्ते दे आओ। हानिया की बात पर राशिदा हौंक बनी उसे देखने लगी। समझ में नहीं आ रही तुम्हें मेरी बात? क्या कह रही हूँ मैं? ये सारा खाना बाहर किसी फ़कीर को दे आओ। फ़कीर नहीं मिला तो किसी कुत्ते या बिल्ली के आगे डाल दो। हानिया गुस्से में बोलती किचन से बाहर जाने लगी। और फिर बीबी जी, रात के खाने के लिए क्या बनाऊँ? ये सब खाना तो मालिक के पसंदीदा था। राशिदा अफसोस करती हानिया से बोली तो हानिया के किचन से बाहर उठते कदम वहीं रुके। क्या चीज़ तुम्हारे मालिक शौक से नहीं खाते? हानिया कुछ सोचती हुई लफ्ज़ मालिक पर जोर देती राशिदा से पूछने लगी। मालिक को चिकन पालक पसंद नहीं, या शोरबे वाले आलू को देखकर उनका अच्छा खासा मूड बिगड़ जाता है, और लौकी भी उनको कुछ खास पसंद नहीं। समझ ले, ये चीज़ें इस घर में बनती ही नहीं है। राशिदा की बात सुनकर हानिया मुस्कुराई। चलो आज मैं तुम्हारे मालिक के लिए स्पेशली यही चीज़ें बनाऊंगी। हानिया के बात पर राशिदा हैरत से मुंह खोले हानिया को देखने लगी। इतने मोहब्बत करने वाले शौहर के साथ ऐसा सलूक देखकर राशिदा को अपने मालिक पर खासा तरस आया। वो शेरदिल का पसंदीदा खाना पैक करने लगी ताकि बाहर किसी ज़रूरतमंद को दे सके। तुम्हें मालूम है शेर, आज हानिया ने तुम्हारे लिए अपने हाथ से खाना बनाया है। टेबल पर मौजूद रमला खुश होकर शेरदिल को बताने लगी तो शेरदिल ने मुस्कुराकर हानिया की तरफ देखा। वो अभी भी उसको नज़रअंदाज किए पानी का गिलास उठाए पानी पी रही थी। कल से ही उसने शेरदिल से बेरुखी बरती हुई थी, मगर शेरदिल को अपनी बीवी का कोई अंदाज बुरा नहीं लगता था, बल्कि उल्टा उसे हानिया पर प्यार आता था। उसकी जो कंडीशन थी, उसे सिर्फ अपनी बीवी की केयर करना थी। कहाँ रह गई राशिदा? खाना जल्दी लाओ भाई।
रमला राशिदा को आवाज़ देती हुई बोली। तो राशिदा जल्दी से खाना टेबल पर लगाने लगी। शेरदिल ने खाने की डिश के ढक्कन हटाया तो वहाँ चिकन पालक मौजूद था, जिसे देखकर रमला को धचका लगा। ये वो खाना नहीं था जो शाम में हानिया तैयार कर रही थी। उसने जल्दी से दूसरी डिश में देखा जहाँ शोरबे वाले आलू मौजूद थे। रमला शेरदिल का चेहरा देखकर हानिया को देखने लगे, जो मज़े से सैलेड खा रही थी। वो खाना कहाँ है हानी, जो तुम शाम में बना रही थी? रमला हैरतज़दा होकर हानिया से पूछने लगी, क्योंकि रमला जानती थी ये खाना तो शेरदिल कभी नहीं खाएगा, बल्कि उल्टा इस खाने को देखकर थोड़ी देर बाद शेरदिल को गुस्सा आ जाना था। वो तो मैंने अल्लाह वास्ते दे दिया, हानिया चिकन पालक निकालते हुए इत्मीनान से बोली। तो रमला को हानिया की हरकत पर शदीद अफसोस हुआ। मैंने कोरमा तैयार कर लिया बेगम साहिबा, बस दम लग रहा था। इससे पहले कोई हंगामा शुरू होता, राशिदा जल्दी से कोरमे की डिश डाइनिंग हॉल में लाती हुई बोली। तो रमला ने सुख का सांस लिया, मगर वहाँ मौजूद रमला, हानिया और राशिदा की हैरत की इंतहा नहीं रही जब शेरदिल ने अपनी प्लेट में चिकन पालक निकाला। रमला समेत हानिया भी हैरत से उसे देखने लगी। तुम ये कोरमा ले लो शेर, रमला शेरदिल की तरफ कोरमे की डिश बढ़ाती बोली। मेरी बीवी ने जो खाना मेरे लिए बनाया आज मैं वहीं खाऊंगा, शेरदिल रमला से बोलता हुआ लौकी की सब्जी अपनी प्लेट में डालने लगा। क्या हो गया आप लोगों को, ऐसे क्या देख रहे हैं, खाना शुरू करिए अपना। शेरदिल खुद भी खाना खाता हुआ रमला और हानिया से बोला। उसने पूरे इत्मीनान से अपना खाना मुकम्मल किया, जिसे रमला और राशिदा के अलावा हानिया भी देख रही थी। आज हवा में थोड़ी खनकी है, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? रात में शेरदिल अपने बेडरूम में आया। हानिया को टेरिस पर खड़ा देखकर गर्म शॉल उसके शानों पर रखता हुआ अपनायत भरे लहजे में बोला। तो हानिया गर्दन मोड़कर शेरदिल को देखने लगी, जो उसके देखने पर स्माइल करता उसी को देख रहा था। क्या चाहते हो तुम? हानिया शेरदिल को देखकर संजीदगी से उससे पूछने लगी। यह आदमी किस मिट्टी का बना हुआ था? इस कदर नज़रअंदाज किए जाने पर भी उसके रवैये में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सिर्फ तुम्हारी एक नज़र, वो भी प्यार भरी, और कुछ नहीं। शेरदिल उसके पूछने पर हानिया को देखकर उसी के अंदाज में संजीदगी से बोला। हसरत ही रह जाएगी फिर। हानिया सर झटकती कमरे में चली गई। इस हसरत में अगर जान भी चली जाए तब भी गम नहीं, क्योंकि तुम्हें पाने की ख्वाहिश मैं पूरी कर चुका हूँ, अब और कुछ नहीं चाहिए। शेरदिल हानिया के पीछे आता हुआ उससे बोला। हानिया बेड पर बैठी उसे देखने लगी। अगर कभी ज़िंदगी मैंने तुम्हें छोड़ देना चाहा तो? हानिया के पूछे गए सवाल पर शेरदिल पर का चेहरा यकदम तारीख हुआ। वो हानिया के पास आकर नरमी से उसका बाजू पकड़ता उसे अपने सामने खड़ा करता हुआ बोला, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो जान ले लो मेरी, मगर यूं छोड़ने की बात मत किया करो। तुम्हारे मुँह से ऐसी बात सुनकर मेरे अंदर जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। जितनी संजीदगी से शेरदिल ने बोला, हानिया उसे देखती रह गई। शेरदिल उसके वजूद को नरमी से अपने हसार में ले लेता हुआ उसे एक बार फिर बेबस कर रहा था। मत किया करो मुझसे इतनी मोहब्बत, हानिया उसके हसार में बेबसी से बोली, क्योंकि शेरदिल के होंठ उसके कंधे को छू रहे थे। हानिया की बात सुनकर वो हानिया का चेहरा थामकर अपने चेहरे के करीब ऊंचा करता हानिया से बोला, मुझे खुद से मोहब्बत करने से मत रोका करो। तुम्हें मोहब्बत करने के लिए मुझे मेरा दिल मजबूर करता है। शेरदिल ने बात मुकम्मल होते ही हानिया के होंठों पर प्यार भरी महर सिफ्त की। उनकी बात सुनकर हानिया कल की तरह शेरदिल को झड़क नहीं पाई। कैसे खा लिया तुमने वो खाना? राशिदा तो कह रही थी तुम्हें वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं, हानिया ने सवाल किया, मगर शेरदिल ने एहतियात से हानिया को बेड पर लिटाया। पहली बार तुमने मेरे लिए अपने हाथ से कुछ बनाया था, कैसे नहीं खाता? अगर उसमें तुम जहर भी डाल देती तब भी बिना कोई सवाल किए खा लेता। शेरदिल हानिया के बराबर में लेटकर उसका हाथ चूमता हुआ बोला। तो हानिया उसका चेहरा देखते हुए अपना सर शेरदिल के सीने पर रख चुकी थी। शेरदिल हमेशा की तरह उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा ताकि वह सुकून से सो जाए। आह, हानिया की आवाज़ पर शेरदिल ने उसकी तरफ देखा, जो मुंह खोले अपने पेट की तरफ देख रही थी। क्या हुआ, शेरू ने पंच मारा है? शेरदिल उससे शरारत से पूछने लगा। हानिया अपनी मुस्कुराहट छुपाकर आंखें दिखाती हुई बोली, बहुत ज़्यादा फजूल बोलते हो तुम शेरदिल। हानिया अपना सर तकिए पर रखती हुई बोली। उसकी प्रेगनेंसी को पूरे 7 माह होने वाले थे। नहीं यार, ज़रा मुझे चेक तो कराओ, शेरदिल बोलता हुआ अपना चेहरा उसके फूले हुए पेट की तरफ लाया। तभी एक मरतबा फिर हानिया को वही एहसास होने लगा। शेरदिल आंखें निकालता हुआ हानिया को देखकर बोला, ये शेरू तो बड़ा बदमाश है, इसने मुझे अभी किक मारी है यहाँ, तुमने महसूस किया? शेरदिल अपने गाल पर हाथ रखता हुआ सीरियस होकर हानिया को बताने लगा। उसकी बात सुनकर हानिया को हंसी आने लगी। घर के पास मौजूद झाड़ियों की कटाई के बाद वहाँ से 2 सांप बरामद हुए थे, जिनमें से एक को वहीं बच्चों ने डंडे से मार दिया, जबकि दूसरा कहाँ चला गया सब उसको ढूंढ रहे थे। दिलावर गांव के बच्चों की कारस्तानी देखता हुआ बाबा साईं की दवाई लेकर डॉक्टर के पास से घर आ रहा था। घर में कदम रखते उसे मिशी की चीख की आवाज़ सुनाई दी। दिलावर दवाइयों का शापर वहीं छोड़कर अपने कमरे की जानिब तेज़ी से भागा। क्या हुआ? मिशी का खौफ से जर्द पड़ता चेहरा देखकर दिलावर मिशी से पूछने लगा। वो वहाँ सांप, मिशी के इशारे पर उसने
कमरे की खिड़की की जानिब देखा जहाँ बड़ा सा सांप खिड़की से बाहर की तरफ जा रहा था। दिलावर ने फ़ौरन कमरे की खिड़की के दोनों पट बंद कर दिए। वो पढ़कर मिशी की जानिब मुतवज्जो हुआ तो मिशी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर चुकी थी। मिशी, क्या हुआ? आंखें खोलो। दिलावर तेज़ी से मिशी के पास आया। फर्श पर बैठकर घबराहट के आलम में मिशी का गाल थपथपाता हुआ बोला, कहीं सांप ने डस तो नहीं लिया? दिलावर सोचता हुआ मिशी के बेहोश वजूद को बेड पर ले आया। उसका ट्राउज़र ऊंचा करता तशवीश के आलम में पाँव और टांगों पर काटने का निशान देखने लगा, मगर वहाँ कोई निशान मौजूद नहीं था। मिशी उठो, प्लीज़ बताओ क्या हुआ है। दिलावर परेशान होकर मिशी को एक मरतबा फिर पुकारने लगा, मगर वो इसी तरह आंखें बंद किए लेटी रही। कहीं और तो नहीं डसा? क्या करूं? डॉक्टर के पास ले जाऊं, मगर पहले मालूम तो हो कि डसा कहाँ है। दिलावर मिशी को बेहोश देखकर परेशान होकर सोचने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। सबसे पहले उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। इसके बाद मिशी की कमीज़ तन से अलग की। बेदाग सफ़ेद जिल्द पर कहीं ऐसा निशान मौजूद नहीं था जिससे लगे कि उसको सांप ने काटा। फिर क्या वजह हो सकती थी मिशी के बेहोश होने की? कहीं सांप को देखकर डर की वजह से बेहोश? दिलावर सोचता हुआ रिलैक्स हुआ, मगर मिशी को देखकर उसकी सोई हुई हिसासियत बेदार होने लगी। मिशी के खूबसूरत सरापे से नज़र हटाना उसे मुश्किल अमल लगने लगा। पहले एक बार जब उसने मिशी को इस हालत में देखा था तब उसकी नज़रें ज़मीन में गड़ गई थी, क्योंकि तब वो उसके लिए नामहरम थी, लेकिन अब वो उसकी बीवी थी। वो उसको देखने और छूने का मुकम्मल हक रखता था। इतने में मिशी के हवास बहाल होने लगे, जो वो सांप को देखकर खौफ से खोल बैठी थी। दिलावर, वो वहाँ सांप! मैं डर गई थी उसे देखकर बुरी तरह से। बेड पर लेटी हुई अपनी हालत से बेखबर वो करीब बैठे दिलावर को बताने लगी, जो कल शाम के बाद से अब इस कमरे में आया था, और अब मुझे डर लग रहा है अपने जज्बात से। दिलावर की बहकी निगाहें अपने ऊपर महसूस करके वो हैरत से पूरी आंखें खोले अपनी हालत देखने लगे। शर्म के मारे वो पानी पानी हो चुकी थी। शर्मिंदगी से उसे उठकर बैठा तक नहीं गया। आखिर ऐसी हरकत क्यों की दिलावर ने उसके साथ? मिशी शर्मिंदा होती हाथ आगे बढ़ाकर बेड पर रखे हुए अपने कपड़े उठाने लगी तो दिलावर ने उसकी कलाई पकड़ ली। क्या कर रहे हो तुम? शायद होश में नहीं हो तुम अपने। वो मिशी की कलाई पकड़े टिकटिकी बांधे मिशी को देख रहा था। मिशी उससे नज़रें चुराती बोली, क्योंकि वो तो अब उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। मोहब्बत तो जाने अब कहाँ सो गई थी उसकी। फिर यूँ अचानक उसे क्या हुआ था? होश में नहीं रहना चाहता, अभी मुझे यूँ ही मदहोश रहने दे। आज मुझे बताने दे किस कदर प्यार करता है दिलावर आपसे। मालूम नहीं आज के बाद फिर कभी ये बात बता सकूँ कि नहीं। दिलावर बोलने के साथ अपनी शर्ट उतारता हुआ मुकम्मल तौर पर मिशी के वजूद पर झुक गया। दिलावर का लबो लहजा, उसका अंदाज वहीं पहले वाला था जो चंद माह पहले कहीं खो गया था। इसलिए मिशी उसको अपने करीब आने से रोक भी नहीं पाई। चाह कर भी आपसे नफरत नहीं कर सकता, चाहे तो दिलावर को अंदर तक तोड़ कर देख लें आप, मगर दिलावर आपसे अपना रिश्ता ख़त्म करके आपको कभी भी खुद से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे मोहब्बत करते वक्त मैंने बदले में ये नहीं सोचा था कि आपसे मोहब्बत का क्या सिला मिलने वाला है मुझे। दिलावर मिशी के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाता हुआ उसे बोलने लगा। फिर वो मिशी की गर्दन पर झुक गया। अपने होंठों का मोहब्बत भरा लम्स उसकी गर्दन पर जगह जगह छोड़ने लगा। दिलावर, मैंने कल खाना बिल्कुल ठीक बनाया था, तुम्हें मालूम था, तो फिर बाबा साईं के सामने क्यों तुमने? मिशी की बात मुकम्मल होने से पहले वो मिशी के होंठों को अपने होंठों में कैद कर चुका था। अपनी सांसें उसकी सांसों में मुंतकिल करने के बाद दिलावर उसके होंठों को आज़ादी बख्शता उसे बोला, अपने बाप को उनके मुंह पर अपनी बीवी और छोटी बहन के सामने गलत नहीं कह सका। वो बड़े हैं, मगर कभी कभार बड़ेपन का सबूत छोटों को भी देना चाहिए। उनकी गलती को दरगुजर कर दें आप मेरी खातिर। दिलावर मिशी के चेहरे पर आए, उसके बालों को पीछे करता मिशी का गाल अपने होंठों से छूने लगा। दिलावर के हाथ मिशी के कंधे पर जमे स्टेप को नीचे कर चुके थे। दिलावर की कार्रवाई पर मिशी पूरी तरह खुद में सिमट कर रह गई। उसे शर्माता देखकर दिलावर अपने मिशी की गर्दन पर होंठ रखता अपने दोनों हाथों को मिशी के कमर में मायल करता उसे अपने हिसार में ले चुका था। उस दिन आपकी खुशी की खातिर आपसे हार भी सकती थी, मगर जानता है क्यों जानबूझकर जीता था? मैं इस दिन इसी पल के लिए, आपकी कुर्बत हासिल करने के लिए आपको हर तरह से मुकम्मल तौर पर अपनाना चाहता था मैं। दिलावर की जज्बात की शिद्दत से चूर होती आवाज़ पर मिशी मजीद उसमें सिमट गई। वो मुकम्मल तौर पर मिशी के वजूद पर काबिज हो चुका था। मिशी पूरी की पूरी उसके वजूद में छुप गई। उस दिन मैं तुम्हारे लिए तैयार हुई थी दिलावर, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आह, मिशी ने उसे बताना चाहा, मगर दिलावर की बढ़ती वारफ्तगी पर वो निचला होंठ दांतों तले दबा गई। दिलावर, मिशी आंखें बंद किए दिलावर के होंठों का मोहब्बत भरा लम्स अपने सीने पर महसूस करती बेख्तियारी के आलम में उसे पुकारने लगी। दिलावर उसकी पुकार को नज़रअंदाज किए मजीद उस पर शिद्दत निशावर करता चला गया। मिशी अपने होंठों को आपस में दबाए बदन में उठते दर्द पर दिलावर को कंधे पकड़ती दूसरे हाथ की मुट्ठी में तकिया दबोच चुकी थी। लग जा गले के फिर यह हसीन रात हो न हो, उसे बेआवाज़ गुनगुनाता देखकर मिशी खुद को चादर से कवर कर रही थी, जबकि दिलावर उसके बिल्कुल नज़दीक लेटा मिशी के एक एक नक्श को गौर से तके जा रहा था। शर्म सी लाली मिशी के चेहरे पर हया के रंग छोड़े
दे रही थी। ये मंजर देखकर दिलावर का दिल दोबारा बहकने लगा। दिलावर, दवा कहाँ है मेरी? कमरे में घुसा इस वक्त क्या कर रहा है? बाहर निकल, हमें तेरे चचा की तरफ जाना है, भूल गया क्या? दिलावर का बाप कमरे का दरवाज़ा बजाता हुआ बोला। तो मिशी घबराती हुई दिलावर को देखकर उठने लगे, मगर दिलावर पिछली 2 बार की तरह अब की बार भी मिशी को अपनी जानिब खींचकर वापस लेटा चुका था। तुम्हें अपने चचा की तरफ जाना था दिलावर? मिशी उसकी बेबाक नज़रों से घबराती हुई दिलावर को याद दिलाने लगे। अब कहीं नहीं जाना, और आप ऐसे ही मेरे करीब रहीं आज सारी रात। दिलावर मिशी को इनकार करके उसका शर्म हया से सुर्ख होता चेहरा देखता हुआ बोला। क्या करना है अब तुम्हें? सारी रात उठो, अभी रात होने में भी टाइम बाकी है, और तुम यूं ही मुझे अपने साथ लिए कमरे में बंद हो। तुम्हारे बाबा साईं क्या सोचेंगे? मिशी अपनी और उसकी हालत से नज़रें चुराती दिलावर को एहसास दिलाने लगी। बाबा साईं की छोड़े, ये सोचे कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस वक्त। दिलावर एक मरतबा फिर मिशी के चेहरे पर झुकता हुआ उससे पूछने लगा, क्या सोच बैठे हो तुम? मेरे ख्याल में तुम्हें अपने चचा के पास जाना चाहिए, बाबा साईं को लेकर। मिशी उसके इरादों पर घबराती हुई बोली। तो दिलावर के लबों पर मिशी के चेहरे पर घबराहट देखकर मुस्कुराहट दौड़ गई। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए। दिलावर आहिस्ता आवाज़ में गुनगुनाता हुआ मिशी के चेहरे के एक एक नक्श को चूमने लगा। बाबा साईं दरवाज़ा बजा बजा कर थक हार कर वहाँ से जा चुके थे, जबकि दिलावर एक मरतबा फिर उसके शहर में खोकर मदहोश होने लगा। ये होंठ और ये जुल्फ़ें मेरी अमानत है। वो मिशी के रेशमी बालों में उंगलियां फंसाए उसके गुलाबी होंठों पर अपना अंगूठा फेरता हुआ मुसलसल आहिस्ता आवाज़ में गुनगुनाया जा रहा था। आज मिशी को उसकी आवाज़ फटे हुए ढोल की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि सीधी उसके दिल में उतर रही थी। गुनगुनाने के साथ वो शरारती अंदाज में उसकी चादर तन से उतार चुका था, जिस पर मिशी का चेहरा सुर्ख हुआ और वह शर्मा कर दिलावर के सीने में अपना मुँह छुपा चुकी थी। तो शर्मा के सिमट रही है मेरी बाहों में। सुबह का सूरज निकलते ही रात का सहर ख़त्म हुआ। दिलावर खुद पर खौल चढ़ाए पहले वाले रूप में आ चुका था। वो नज़र उठाकर मिशी की जानिब देखने से मुकम्मल गुरेजा था, जिसे मिशी ने काफ़ी महसूस किया। दिलावर कमरे से बाहर निकला तो मिशी भी शावर लेकर किचन में आ गई, जहाँ जरिश नाश्ता बना रही थी। भाभी आप, मैं आपको नाश्ता बना देती हूँ, बताइए क्या लेंगी आप? जरिश खलूस नियत से मिशी को देखती हुई पूछने लगी। मेरे किरदार की गवाही दिलावर तुम्हारे बाबा साईं के सामने दे सकती हो? बता सकती हूँ उन दोनों को कि उस रात मुनव्वर किसके चक्कर में यहाँ आया था? मिशी के पूछने पर जरिश उससे नज़रें चुरा गई तो मिशी इस्तज़ाई अंदाज में हंसी। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी इंसानियत और शर्म बची है तो दोबारा मुझे मुखातिब मत करना। मिशी के बोलने पर वो बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। मिशी उससे बोलती हुई चाय का पानी चढ़ाकर खुद पराठे बनाने लगी। क्या बेखबरी का आलम है। ऐसी कौन सी नींद थी जो तू शाम से पूरी करता सुबह तक बिस्तर पर पड़ा हुआ था? तबीयत शबीयत तो ठीक है तेरी दिलावरे? दिलावर की बात पर उसका बाप तशवीश का इजहार करता उससे पूछने लगा। जी बाबा साईं, काफ़ी महीनों की थकन थी, इसलिए वक्त का एहसास नहीं हुआ। वो बाप से नज़र मिलाए बगैर आहिस्ता आवाज़ में सामने देखता हुआ बोला। तो जरिश इन दोनों का नाश्ता सेन में ही ले आई, जबकि किचन में जर्द लहराता हुआ अंचल दिलावर को किचन के दरवाजे पर नज़र आ चुका था। उसके मना करने के बावजूद मिशी कमरे से बाहर निकली थी। आहा, स्वाद आ गया देसी घी के ताज़ा पराठे और गर्म गर्म चाय का। कैसा जादू है तेरी बहन के हाथों में, मज़ा आ गया आज तो नाश्ते का। बाबा साईं खुश होते हुए दिलावर से बोले। वो पहला नवाला मुंह में डालकर समझ गया नाश्ता जरिश ने नहीं मिशी ने बनाया, मगर खामोश रहा। बाबा साईं, ये नाश्ता मैंने नहीं बल्कि भाभी ने बनाया, वाकई बड़ा जायका है उनके हाथों में। जरिश अपने बाप को जताती हुई अपने कमरे में जा चुकी थी, ये जाने बगैर कि अब क्या तूफान उठने वाला है। जरिश की बात पर दिलावर को उस पर गुस्सा आने लगा, पर उससे क्या ज़रूरत थी मिशी का नाम लेने की, जबकि जरिश की बात सुनकर बाबा साईं के हलक में नवाला फंस गया, जिसे हलक से नीचे उतारने के लिए उन्हें चाय पीना पड़ी। इतनी मीठी चाय? मुझे शुगर के मरीज़ को मारना चाहती है तेरी बीवी, बुला अभी उसे यहाँ। दिलावर का बाप गुस्से में चाय का कप ज़मीन पर पटकता हुआ दिलावर से बोला। दिलावर को मिशी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो सर पर दुपट्टा रखती फ़ौरन किचन में से निकलकर सहन में चली आई। मैंने आपकी चाय में शक्कर नहीं डाली थी, मुझे मालूम है आप फीकी चाय पीते हैं। जो गुनाह मैंने नहीं किया वो गुनाह मेरे खाते में डालकर मुझे सज़ा दी गई और अब तक दी जा रही है। मैं कसूरवार नहीं हूँ बाबा साईं, इसलिए आपका इतना हद तक कमीज़ रवैया बर्दाश्त नहीं करूँगी। मिशी की इस तरह बोलने पर दिलावर का बाप दिलावर से बोला। तेरी बीवी कैसे बातें सुना रही है तेरे बाप को, ज़बान चला रही है ये मेरे आगे, और तू खामोश खड़ा देख रहा है इसे। हया मर गई तेरे अंदर, मुंह तोड़ के रख दे इसका अभी और इसी वक्त। अपने बाप की बात सुनकर दिलावर गुस्से में मिशी के पास आया। मना किया था मैंने तुम्हें कमरे से बाहर निकलने से, जब तक 2-3 हाथ नहीं लगे तो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। चलो कमरे में। वो मिशी को आंखें दिखाता हुआ बोला और बाजू से पकड़कर उसे कमरे में ले जाने लगा, मगर मिशी ने झटके से दिलावर से अपना बाजू छुड़ाया।
कमरे में ले जाकर क्यों यही 2-3 हाथ लगाओ मुझे अपने बाबा साईं के सामने, ताकि उनके दिल में भी ठंडक पड़े। मिशी बेखौफ दिलावर से बोली। तो दिलावर को उसकी बात पर सच में गुस्सा आने लगा। मिशी जाओ कमरे में। वो मिशी को आंखें दिखाता हुआ जोर से दहाड़ा, जो यहाँ खड़ी उसके जब्त का इम्तिहान ले रही थी। जबान गुद्दी से खींच डाला ऐसी बदजात लड़की की। ऊपर ऊपर से क्या गुस्सा दिखा रहा है, सबक सिखा इसे सही से। दिलावर का बाप अपने बेटे को जोश दिलाता हुआ बोला, जो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। ये मुझे सबक नहीं सिखा सकता, और कमरे में ले जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। आप ही मुझे इसके सामने ज़बान दराजी का इनाम दें, और ये बताइए उसे कि बीवी को जूते की नोक पर कैसे रखा जाता है। मिशी अपने ससुर के सामने आती उससे बोली। इससे पहले वो सच में मिशी के ऊपर हाथ उठाता, दिलावर ने आगे बढ़कर फ़ौरन अपने बाप का हाथ पकड़ चुका था। बाबा साईं प्लीज़ इसके साथ ऐसा सलूक मत करिए, आप इसकी जगह भले मुझे मार लें। दिलावर इल्तिजाई अंदाज में अपने बाप से बोला, जो गुस्से में दिलावर का हाथ झटक चुका था और अब उसको घूर रहा था। गुस्ताख, नाफरमान, पक्का जन मुरीद है तू। आज मुझे इल्म हो गया इस बात का। ले जा अपनी बीवी को मेरे घर से, और अब शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी भी। दिलावर के बाप को गुस्से में बोलता हुआ घर से बाहर निकल गया, जबकि दिलावर गुस्से से मिशी को देखता हुआ उसको बाजू से पकड़कर कमरे में ले जाने लगा। भाई प्लीज़ मेरी बात सुन ले, भाभी की कोई गलती नहीं थी, आप उन्हें कुछ मत कहिएगा। जरिश रास्ते में आती दिलावर से बोली, मगर दिलावर जरिश को साइड पर करता मिशी को कमरे में ले आया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। क्यों तुमने बाबा साईं के सामने ये हरकत? अब बताओ मुझे, सच में लगाऊं अभी तुम्हें 2-3 हाथ? वो मिशी को बेड पर धकेलता हुआ झुककर उसका मुंह अपने हाथ में दबोचे मिशी से पूछने लगा, अगर मैं वाकई गलती पर हूँ तो 2-3 हाथ मत लगाना, सीधा जान ले लेना मेरी। अभी बुलाओ जरिश को यहाँ और पूछो अपनी बहन से कैसल मुजरिम कौन है। मिशी दिलावर के गुस्से की परवाह किए बगैर बिना डरे उससे बोली। वो दिलावर जो रात में उसके साथ मौजूद था, वो न जाने कहाँ जा सोया था। ये वही दिलावर था, सख्त दिल, शायद उससे नफरत करने वाला। क्या चाहती हो तुम? मेरे बाप को मुझसे बदगुमान कर दिया और अब मेरी बहन का मुझसे रिश्ता ख़राब कर रही हो। मैं सच में तुम्हारी जान ले लूँगा अगर तुमने जरिश के मुतालिक कुछ भी गलत बोला। वो कैसी है मुझे मालूम है, और तुम क्या हो मुझे ये भी मालूम है। दिलावर गुस्से में बोलता हुआ कमरे से बाहर निकलने लगा, मगर दिलावर की बात पर मिशी को बुरी तरह तैश चढ़ा। वो बेड से उठकर चलती दिलावर के सामने आकर उसका गिरेबान पकड़ती हुई बोली, क्या हूँ मैं? बताओ मुझे दिलावर, क्या हूँ मैं? बल्कि ये बताओ तुमने क्या समझा हुआ है मुझे? जब तुम चाहो मुझे अपने बिस्तर पर ले जाओगे, जब तुम चाहोगे मुझसे लातल्की बरतोगे, जब चाहोगे अपने घर वालों के सामने मेरी तजलील करोगे। क्या समझा हुआ तुमने मुझे? बताओ, जवाब दो। दिलावर की बात उसको इतनी बुरी लगी थी कि वो गुस्से से पागल होती दिलावर का गिरेबान पकड़े चीखते हुए उससे पूछने लगी, इस खुशफहमी से निकल जाओ कि कल रात हमारे दरमियान जो कुछ हुआ, दिलावर उसके बाद सब कुछ भूलकर तुम्हें अपने सर आंखों पर बिठा लेगा। वो एक जज्बाती लम्हा था जो कल रात आया और गुजर गया। ऐसी लड़की जो शादी से पहले और बाद में भी गैर मर्दों से ताल्लुक़ रखे, दिलावर के दिल तक रसाई हासिल नहीं कर सकती। तुम्हारी हैसियत मेरी नज़रों में वही है जो चंद माह पहले थी। कल रात ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे तुम मेरे दिल में दोबारा अपना मकाम पैदा कर लो। दिलावर मिशी के हाथों सख्ती से अपने गिरबान से झटकता हुआ बोला, तो वो पत्थर हुई नज़रों से दिलावर को देखने लगे, जबकि दिलावर यहाँ से वापस शहर जाने की तैयारी करने लगा। मुनव्वर, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? खुदा के लिए वापस चले जाओ, अगर बाबा साईं ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो मेरी जान ले लेंगे। जरिश छत पर से वापस आई तो अपने कमरे में मुनव्वर को देखकर घबराती बोली, मैं महसूस करने लगूँ कि अब तुम मुझे नज़रअंदाज कर रही हो, ना मेरा फ़ोन उठाती हो, ना मेरे बुलावे पर छत पर आती हो। तो बताओ क्या करूँ मैं? तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मैं कितने जतन करता हूँ, और तुम हो कि जुल्म की इंतहा कर दिए तुमने मुझे यूँ नज़रअंदाज करके। मुनव्वर जरिश के पास आकर उसे अपने हसार में ले लेता हुआ बोला तो वो डर के मारे पीछे हुई। बाबा साईं को शक हो चुका मुनव्वर, अगर उनको मेरे और तुम्हारे बारे में मालूम हो गया तो मेरे टुकड़े कर डालेंगे। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरी हालत पर तरस खाओ। जरिश अनजाने खदशे से डरती मुनव्वर से बोली, और एक बार फिर जरिश को अपने हसार में ले चुका था। अच्छा, ज़्यादा परेशान मत हो, अगले माह की 10 तारीख को अब्बा शहर से आने वाले हैं, तब उन्हें तुम्हारे घर ले आऊँगा। रिश्ते की बात डल जाएगी तो तुम्हारा डर भी दूर हो जाएगा। मुनव्वर उसको प्यार से बहलाता हुआ बेड पर लिटा चुका था। ये क्या कर रहे हो मुनव्वर? नहीं प्लीज़, अब दोबारा नहीं। जरिश उसके अगले इकदाम पर डरती बोली, पहली बार हो रहा है ये सब कुछ हमारे दरमियान। पूरे 2 माह का अरसा गुजर चुका है, अब तो मैं खुद भी चाहता हूँ हमारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। मुनव्वर उसको बहलाता हुआ उस पर झुककर बोला। दिलावर के साथ वापस शहर आने के बाद उन दोनों के बीच वही अजनबियत भरा ताल्लुक़ का सिलसिला शुरू हो चुका था, जिसको निभाते निभाते वो दोनों ही अंदर से थक चुके थे, मगर एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते। वैसे ही एक रात मिशी दिलावर को रात खाना देने के बाद खुद टेरेस पर आकर खड़ी हो गई और बाहर की रोशनियों और हंसती बातें करते हुए लोगों को हसरत भरी निगाहों से देखने लगे। पहले उसकी ज़िंदगी इन लोगों से मुख्तलिफ नहीं थी, और अब मिशी टेरेस पर खड़ी होकर अफसुर्दगी से सोच रही थी। उसकी उदासी मज़ीद बढ़ने लगी। तभी अचानक उसे अपने बाजू पर सख्त गिरफ्त का एहसास हुआ। मिशी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलती हुई अपने करीब खड़े दिलावर को गायब दिमागी से देखने लगी।
क्यों आकर खड़ी हो गई यहाँ? मना किया था ना मैंने बिला वजह टेरेस पर आकर खड़े होने के लिए। दिलावर सख्ती से बोलता हुआ मिशी को बाजू से पकड़कर खींचता हुआ वापस बेडरूम में ले आया। क्या साबित करना चाहती हो तुम? इस तरह की हरकतों से शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? कमरे में लाने के बाद दिलावर मजीद उसको बातें सुनाकर तकलीफ देने लगा। तभी आज दोबारा मिशी भी फट पड़ी। हाँ, नहीं आती मुझे शर्म, क्योंकि तुम्हारा निकाह एक बेशर्म लड़की से हुआ है। वो आवारा मिजाज, बद चलन और बद किरदार है। मालूम नहीं है तुमको? मिशी दिलावर को देखती हुई गुस्से में चीख कर बोली तो दिलावर एक पल के लिए खामोश हो गया, मगर अगले ही पल अपनी उंगली उठाकर मिशी को वार्न करता बोला, खामोश, बिल्कुल खामोश, और ये बकवास बंद करो अपनी, वरना मैं तुम्हें। दिलावर उसके गुस्सा करने और चीखने पर मिशी को वार्न करता हुआ बोला तो मिशी दिलावर के गुस्से की परवाह किए बगैर बिना डरे बेखौफी से बोली, वरना क्या? बोलो क्या? क्या करोगे तुम? हाँ बताओ मुझे, क्या करोगे तुम मेरे साथ? मारोगे मुझे? हाथ उठाओगे मुझ पर? ज़रा हाथ उठाकर तो बताओ। मालूम है क्या करने गई थी मैं बाहर टेरेस पर? वहाँ खड़ी होकर लड़कों को इशारा कर रही थी ताकि उससे दोस्ती गाड़ सकूं और तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद उन्हें तुम्हारे पीछे यहाँ घर बुला सकूं। वो गुस्से में मज़ीद चीखती हुई बोली। तभी दिलावर ने मिशी के दोनों बाजू सख्ती से पकड़ लिए। अब अगर तुम्हारे मुंह से कोई भी घटिया या फिर फजूल किस्म की बात निकली तो ज़बान खींच डालूंगा मैं तुम्हारी। उसकी ज़बान दराजे पे। दिलावर को भी गुस्सा आने लगा। सुबह उसका पर्चा था और इस वक्त रात को वो हंगामा करने के लिए तैयार बैठी थी। दिलावर उसे पीछे बेड पर धक्का देता वो कमरे से बाहर जाने लगा। हिम्मत है तुम्हारे अंदर, खींच कर देखो मेरी ज़बान। यूँ बुज़दिलों की तरह मुँह छुपा कर कहाँ जा रहे हो? औरत पर हाथ उठाने को मर्दानगी समझते हो तुम लोग? ज़रा हाथ तो लगाओ, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। मिशी बेड से उठकर दोबारा तेज़ आवाज़ में बोली तो कमरे से बाहर जाते दिलावर के कदम रुके। वो गुस्से में पड़कर दोबारा में मिशी के पास आया और उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ता हुआ गुस्से से बोला, क्या चाह रही हो तुम? आज जान से मार डालूं मैं तुम्हें? कब्र खोदकर जिंदा दफन कर रहा हूँ तुमको। दिलावर गुस्से में उसके बालों को मुट्ठी में जकड़े मिशी के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाता हुआ गुस्से में मिशी से पूछने लगा। वहीं मिशी की सांसों से उठती महक उसे मजीद शक में मुब्तला करके, स्मोकिंग की है तुमने दोबारा? दिलावर अब गुस्से में मिशी के बालों को छोड़ता उसके जबड़ों को सख्ती से पकड़े मिशी से पूछने लगा। तभी मिशी ने गुस्से में दिलावर का हाथ अपने मुंह से हटाकर उसे पीछे धकेला। हाँ की है स्मोकिंग, रोज़ करती हूँ और करती रहूँगी। क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? मिशी बिना खौफ खाए दिलावर से बोली तो दिलावर गुस्सा जब्त किया उसे पूछने लगा, तुम अब हद से ज़्यादा बढ़ रही हो मिशी। शायद तुम चाह रही हो बात ज़्यादा बढ़े और मैं सख्ती से पेश आऊँ तुम्हारे साथ। बोलो क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों चाह रही हो मैं सच में मार डालूँ तुम्हें आज? 2 दिन पहले ही तो वो अपने कमरे में सिगरेट का पैकेट ढूंढ कर थक गया था। उसे बिल्कुल भी गुमान नहीं गुजरा वो पैकेट मिशी ने उठाया होगा। दिलावर शदीद गुस्से में भरा हुआ मिशी से बोला। उसकी बात सुनकर मिशी को एकदम रोना आने लगा। अचानक उसने रोना शुरू कर दिया। जिस तरह तुमने मेरी ज़िंदगी बना डाली, इससे बेहतर तो ये है कि तुम मुझे मार डालो दिलावर। सच में अपने हाथों से मेरी जान ले लो आज। मिशी रोती दिलावर का गिरबान पकड़ कर बोली तो उसके रोने पर और अदा किए गए जुमले पर दिलावर के गुस्से में तने हसाब ढीले पड़े। मैं थक चुकी हूँ दिलावर, बुरी तरह थक चुकी हूँ। जिस तरह तुमने मेरी ज़िंदगी को बना दिया मैं सिसक सिसक कर मर जाऊंगी। इससे बेहतर यही है तुम आज और अभी मेरी जान सच में ले लो। यूँ रोज़ रोज़ मारने के बजाय एक बार ही मार डालो मुझे। मिशी ज़ारों कतार रोती हुई दिलावर का गिरबान पकड़े उससे बोली तो दिलावर को उसकी हालत पर तरस आने लगा। उसने मिशी के रोने की परवाह किए बगैर मिशी के चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए, जिस पर मिशी के रोने में कमी नहीं आई। मजीद उसकी आंखें बरसती उसके गालों को आंसुओं से तर्क करने लगी। वो यूं ही दिलावर का गिरबान पकड़े उससे जुड़ी हुई खड़ी थी। जब वो सांस लेने के लिए बेकरार होने लगी तो उसने अपने होंठ दिलावर के होंठों से जुदा करने चाहे, मगर दिलावर उसके होंठों को आज़ाद किए बगैर मिशी के वो बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर और दूसरा हाथ मिशी की कमर पर हमायल करता उसे बेड पर लिटा चुका था। नहीं दिलावर, प्लीज़ जाओ यहाँ से अपने कमरे में। मिशी अपने ऊपर झुके हुए दिलावर को मना करती बोली, जो मिशी की माने बगैर उसकी शर्ट कंधों से नीचे सिरकाता हुआ मिशी के गर्दन पर झुक गया। मैं ये सब नहीं चाहती, तुम। मिशी शर्मिंदा सी होने लगी। वो समझी दिलावर ये सब उसके आने वाले गुस्से की वजह से कर रहा था। ये सब इस वक्त मैं चाहता हूँ। दिलावर मिशी की शहरग से अपने होंठ हटाकर अपनी शर्ट उतारता हुआ मिशी से बोला। दिलावर के भरपूर इस्त्याग और मुकम्मल तवज्जो पर मिशी आंखें बंद करके लेट गई, जबकि दिलावर उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़े मुकम्मल तौर पर उस पर झुका थोड़ी देर के लिए अपनी ज़िंदगी में मौजूद तलखियों को फरामोश करता। मिशी के वजूद में खुद को गुम कर चुका था, लेकिन ये बात वो दोनों अच्छी तरह जानते थे कि इस वक्त का बना हुआ ये वक्ती सा ताल्लुक इस रात की नज़र हो जाएगा। पर्चा देने के बाद वो ऑफिस से होता हुआ घर लौटा। आज उसके ऑफिस से आने पर मिशी खास तौर पर दिलावर के कमरे में आया और दिलावर उसके रूप को देखकर और उसके यूँ अपने कमरे में आने पर चौंका। क्या हुआ? कैसा हुआ आज आपका पेपर? मिशी मुस्कुराकर दोस्ताना अंदाज में दिलावर से पूछने लगी। इन दोनों के दरमियान इस अंदाज में बात हुए न जाने कितने दिन गुजर चुके थे। अच्छा हुआ, दिलावर ने मिशी को गौर से देखते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया। उसका चेहरा
खिला पड़ा था। चेहरे पर मुस्कुराहट के अलावा आम दिनों की बानिस्बत आज उसने बाल खोले हुए थे, कानों में छोटी छोटी झुमकियाँ और होंठों पर लगी लिपस्टिक इजाफी थी। दिलावर उसकी तैयारी का मुकम्मल जायजा लेता अपना रुख मोड़कर शर्ट के बटन खोलने लगा, जबकि मिशी दिलावर की चौड़ी पुश्त को गौर से देखने लगी। कल रात को वो एक मरतबा फिर उसके बेहद नज़दीक आकर तमाम फासला ख़त्म कर चुका था, लेकिन माहौल पर छाई फसो खेज खामोशी और सहर अंगेज़ गुजरती रात से पहले वो मिशी को वहीं छोड़कर अपने कमरे में चला आया था। दिलावर की चौड़ी पुश्त देखकर इस वक्त मिशी का दिल चाहा वो बाकी का फासला समेटकर उसकी पुश्त पर अपना सर टिका दे, मगर ऐसी बेतकल्फ़ी का वो सोच सकती थी। ये सब करने की उसमें हिम्मत मौजूद नहीं थी। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? अभी तक क्या कुछ कहना है तुम्हें? दिलावर दूसरी शर्ट पहनकर पलटा तो मिशी को वहीं खड़ा देखकर दोबारा चौंका। उसने सोचा था मिशी उसके कमरे से जा चुकी होगी, मगर उसे अपने कमरे में देखकर उसकी नज़रों के मफहूम समझने के बावजूद वो लाताल्लुक़ बना मिशी से पूछने लगा, हाँ कुछ कहना था? वो दरअसल मैंने आज रात का खाना दोपहर में ही बना लिया था, क्या तुम्हारे लिए खाना ले आऊँ? मिशी जल्दी से बात बनाती हुई दिलावर से पूछने लगी। नहीं रहने दो, रात में ही खाना खाऊंगा। ये शर्ट ले जाओ, धुलने वाले कपड़ों में डाल देना। दिलावर उसको अपनी उतारी हुई शर्ट थमाता हुआ बोला। शायद वो चाह रहा था मिशी कमरे से चली जाए, मगर वो बोल नहीं पा रहा था। शायद वो नहीं चाहता था मिशी उससे मज़ीद कुछ बोले। दिलावर, क्या आज हम कहीं बाहर चलें? मिशी उसके हाथ से शर्ट लेती हुई अचानक बोली। वह ऐसी ज़िंदगी से उकता चुकी थी। कल अगर उन दोनों के दरमियान कुछ ठीक हुआ था तो अब मिशी चाहती थी वो दोनों अब नॉर्मल मियाँ बीवी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें। किस लिए जाना है बाहर? दिलावर पहले तो खामोशी से मिशी को देखे गया, फिर संजीदगी से उससे पूछने लगा। मौसम तब्दील हो रहा है तो गर्म कपड़े, मेरा मतलब है किचन की भी कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, इसलिए बाहर निकलने के लिए भी कोई वजह बताना ज़रूरी थी। वो घर में यूं वक्त गुजार कर बेजार हो चुकी थी। खुली फिजा में सांस लेने का हक उसे भी था। जो चीज़ें तुम्हें चाहिए वो मुझे बता देना, कल ऑफिस से वापसी पर मैं खुद ले आऊँगा। दिलावर उसकी बात रद्द करने के साथ अपने अंगूठे से उसके होंठों पर लगी लिपस्टिक को मिटाता हुआ बोला। दिलावर के बेमुरवती पर मिशी अफसोस से उसको देखती रही। वो खुद भी मिशी को ऐसे देख रहा था जैसे आंखों से बोल रहा वो अब यहाँ से चली जाए, मगर मिशी जाने के बजाय ढीठ बनी दोबारा बोली, क्या हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं हो सकता? दिलावर, मैं चाहती हूँ अब हम दोनों अपनी बकिया ज़िंदगी नॉर्मल। मिशी हिम्मत करती बोल रही थी, तब दिलावर ने उसकी बात काटी। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, जाने से पहले कमरे की लाइट बंद कर देना। सुबह ऑफिस वाइट कलर की शर्ट पहन कर जाऊँगा, वो प्रेस कर देना और अपने इन खुले हुए बालों को बांध लो। दिलावर की बात सुनकर मिशी उसे चंद सेकंड खामोशी से तकती रही, फिर उसके कमरे से लाइट बंद करके बाहर निकल गई। वो नहीं जानता था उसने मिशी के साथ ठीक किया था या गलत। अलबत्ता दिलावर को अंदाज़ा ज़रूर था कि उसने मिशी का दिल ज़रूर तोड़ा है, मगर उसने भी तो उसके घर वालों के सामने उसका गुरूर तोड़ा था। दिलावर सर झटक कर सोचता हुआ बेड पर लेट गया। तो ये थी इसकी 5वीं किस्त, और 6ठी किस्त इंशाल्लाह आपको कल मिलेगी। मैं कोशिश करूँगी आज ही रिकॉर्ड कर दूँ, कल मेरे पास टाइम नहीं होना। कल मेरी बीएड की क्लास है और नेक्स्ट डे भी मेरी बीएड की क्लास है, मेरी प्रेजेंटेशन होनी है। अदरवाइज़ मैं छुट्टी कर लेती क्योंकि मंडे को फिर मेरा पहला पेपर है मिड का। और इतनी मसरूफ़ लाइफ चल रही है, इतनी बिजी लाइफ चल रही है, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मैं चाह भी नहीं सकती कि आप लोगों को इतना लंबा नावल प्रोवाइड कर दूँ, बट मैं थोड़ा सा टाइम तो निकाल ही सकती हूँ आप लोगों के लिए। इसीलिए मैंने सोचा कि आज ही मैं पार्ट रिकॉर्ड कर दूँगी और कल दे दूँगी। हो सकता है कि मैं अभी रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, तो ये भी हो सकता है, और हो सकता है कि अभी मैं रिकॉर्ड कर भी लूँ। हाय, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं ऐसी ही कंफ्यूज्ड हूँ। मैं पढ़ने के मामले में भी ऐसी हूँ। कभी मैं पढ़ लेती हूँ, कभी एक नोट्स पढ़ती हूँ, उसको छोड़कर फिर मैं दूसरा शुरू कर लेती हूँ। बस ऐसे ही ज़िंदगी आजकल चल रही है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं मेरी लाइफ में। बट खैर, सब अच्छा होता है। इस तरह से ज़िंदगी ना मसरूफ़ रहती है, और मुझे ऐसी लाइफ बहुत पसंद है जो मसरूफ़ गुजरती है। बेकार इंसान की कोई लाइफ है भला? अब देखो, मुझे पता है कि मैं पढ़ तो रही हूँ ना, एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ तो कर रही हूँ ना, फजूल में बैठी तो नहीं हुई ना। बेशक थोड़ा तसल्ली बख्श काम नहीं कर रही, बट कुछ कर रही हूँ, तो ये सेटिस्फेक्शन बहुत होती है एक पर्सन को कि वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। तो मेरे लिए भी यही सेटिस्फेक्शन है कि चाहे मैं थोड़ा कर रही हूँ, ज़्यादा कर रही हूँ या बहुत ही कम कर रही हूँ, लेकिन मैं कर रही हूँ। तो बस मैं इसी से ही मुतमईन हूँ। और ज़िंदगी में मुतमईन होना बहुत अच्छी बात है। अपनी लाइफ से मुतमईन होना चाहिए हर इंसान को, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई नहीं होते। वो इसीलिए नहीं होते कि उनको समझ नहीं आ रही होती वो करें क्या, और जो वो कर रहे होते हैं या तो वो उनकी मर्ज़ी का नहीं होता या उनकी पसंद का नहीं होता। तो जो भी ज़िंदगी में करें अपनी मर्ज़ी से करें, मतलब
पॉजिटिव वे में, नॉट नेगेटिव वे में, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमारा पॉजिटिव वे में भी करने का दिल करता है और नेगेटिव जाहिर सी बात है, बट कोशिश करें पॉजिटिव वे में ही सब कुछ करें और उससे सेटिस्फाई हों, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों को कभी रिग्रेट ना हो कि आप लोगों ने पास्ट में अच्छा नहीं किया या आप लोगों को तब ये नहीं करना चाहिए था। तो बस रिग्रेट जो होता है ना इंसान को, वो अच्छा नहीं होता, आपको वो ज़िंदगी सही से गुजारने नहीं देता। और एक और बात, हर इंसानों को ना जो हमारे साथ हो रहा होता है उसको कबूल करना चाहिए और जो पास्ट में हो चुका है उससे सीखना चाहिए, बट उस पर पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हो चुका है उस पर पछताने का क्या फ़ायदा। बस जो हो गया ठीक है, बस उसने ऐसा ही होना था। माजी में अगर कुछ गलतियाँ हुई है, माजी में अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसने ऐसा ही होना था और उसने ऐसा ही रहना था। उससे एक्सपीरियंस लो, उसको वो उस पर पछताओ नहीं कि हाय अल्लाह ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके बारे में ऐसा मत सोचो। बस जो हो गया दफ़ा करो उसको और अपनी आगे वाली लाइफ के बारे में सोचो और अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाओ ताकि आपका फ्यूचर अच्छा बन सके। कितनी अच्छी बात की है मैंने। चले, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह इसके लास्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।